अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब? रेड विद अक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ माहिद रक्षा बाय फातिमा लगारी का 17th एपिसोड लेकर। अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। 7 सितंबर रात 9:25 पर किरण हनान गोल्डन आर कैफे की सीढ़ियों से गिरती है। हादसे में वो अपना बच्चा खो देती है और कोमा में चली जाती है। डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी रिकवरी के चांसेस सिर्फ 30% हैं। उस रात कैफे के पास मौजूद हर शख्स ने गवाही दी है कि किरण हन्नान अकेली नहीं थी। उनके साथ उनकी दोस्त अलमीरा सुल्तान भी थी, जिन्होंने किरण हन्नान को धक्का दिया था। यह कोई हादसा नहीं है योर ऑनर। होश व हवास में जान लेने की कोशिश की गई है। किरण हन्नान के 6 साला बेटी अपनी माँ के लिए तड़प रही है। उनके शोहर औलाद के बाद बीवी का गम भी झेल रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि मुलजिमा इकबाल जुर्म करती, सजा वसूल करती, मगर वो तो आधे घंटे के अंदर अंदर जमानत पर रिहा कर दी गई। योर ऑनर, मैं इस अदालत से अलमीरा सुल्तान के लिए उम्र कैद की सजा मांगता हूँ। प्रोसिक्यूटर की आवाज़ कमरा अदालत में गूंज कर रह गई। वो कितनी ही देर सुन बैठी उसे देखती रही। बार बार वही अल्फाज समाज के पर्दों से टकराते रहे थे। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। प्रोसिक्यूटर साहब मुलजिमा को मुजरिम करार दे रहे हैं, जबकि अदालत ने ऐसा कोई फैसला जारी नहीं किया। बैरिस्टर जमाल खड़े हुए थे। सस्टेंड। प्रोसिक्यूटर साहब, गवाहान को पेश करें। सब्ज आंखों का मरकज बैरिस्टर जमाल के बाद अलमीरा का चेहरा हुआ, जो लम्हा बालम्हा तारीख होता जा रहा था। वो गुमसुम नजरों से मेज को घूर रही थी, गोद में रखे हाथों को रगड़ रही थी। उसने नहीं देखा था कटहरे में कौन खड़ा हुआ था। उसने बस थोड़ी देर बाद किसी खातून की आवाज़ सुनी थी। मैं कैफे से थोड़ा दूर खड़ी थी, अपनी गाड़ी पार्क करके सीढ़ियों की तरफ ही आ रही थी, जब मैंने उन खातून को सीढ़ियों से गिरते हुए देखा था। उनके पीछे एक लड़की खड़ी थी। क्या आप बता सकती हैं कि यही वो लड़की है? और उसे लगा कोर्ट में जितनी आंखें थी, सबका मरकज वो बन गई। जी, यही थी। आपने कोई फिजिकल इंटरेक्शन देखा? क्या धक्का उन्होंने ही दिया था? नहीं, मैं सामने से आ रही थी, लेकिन वो खातून बिल्कुल ठीक थी। कुछ ऐसा तवज्जो तलब मुझे उस वक्त नजर नहीं आया कि कहा जा सके वो गलती से गिर गई। एंड शी वॉज प्रेग्नेंट। प्रेगनेंसी में तो हर औरत हद से ज्यादा मोहतात रहती है। इसका मुंह बंद नहीं करवाया था। अमर धीरे से शेरदिल के कान के पास झुके। बैचमेट है अलमीरा खानम की, कोई जाती रंजिश है? कह रही थी कि 1 की 4 लगाकर बताऊंगी। शेरदिल ने उनके कान में सरगोशी की थी। इसी ने जबान चलाई होगी। वो बड़बड़ाए। हाँ, खानम किसी को कुछ नहीं कहती, बहुत मीठा बोलती हैं वो तो। शेरदिल ने सर झटका। अमर मुस्कुराहट दबाते हुए सामने की तरफ मुतवज्जा हो गए, जहाँ बैरिस्टर जमाल उस लड़की से सवाल कर रहे थे। अलमीरा कौन से जीने पर खड़ी थी मिस सारा? दूसरे। एतमाद से गर्दन अकड़ाई। और किरण? तीसरे। मजीद कोई सवाल नहीं है मोअज़्ज़िज़ जज साहब। बैरिस्टर जमाल ने अपनी जगह संभाली थी। थोड़ी ही देर में एक और शख्स कटहरे में खड़ा था। शक्ल से ये भी जवान लगा था। ये वाला तो बेचमेट नहीं है। अमर फिर से शेरदिल के कान में घुसे थे। ये किसी बेचमेट का शौहर है। आपको पता है, आपकी जोजा मोहतरमा की अपनी हम उम्र और आपकी हम उम्र लड़कियों से कुछ अच्छी बनती नहीं है। वो जरा बोल दे, ये सेहती नहीं है। अपने आगे मौजूद लकड़ी के जंगले को खुरसते हुए नाक सुकेड़ी गई। अमर ने ठंडी सांस भरी। क्या कर सकते हैं शेरदिल, बचपन से तुम और मैं साथ थे। उसका भी तो कसूर नहीं। कसूर कभी भी उनकी बीवी का नहीं होता था। आप दोनों खामोश होंगे? कब से खुसर फुसर कर रहे हैं? मुझे सुनने दे। जैन चिढ़ गया था। सुनो सुनो। दोनों ने बेक वक्त कुर्सियों से टेक लगाई थी। जैन सर झटक कर सामने की तरफ मुतवज्जा हो गया। अलमीरा सुल्तान कौन से जीने पर खड़ी थी फारूक? पहले। और किरण? दूसरे। बैरिस्टर जमाल सर को जम्बिस देते वापस जाके संभाल रहे थे। वो जो करना चाह रहे थे सबकी समझ में आ रहा था। अगले 2 गवाहान के बयानात में भी ऊंच नीच थी। 5वें ने उन्हें चौंकाया था जब बिल्कुल ठीक जगह बताई थी। अलमीरा दरवाजे के पास थी और किरण उसके आगे। ये कौन? शेरदिल फिक्रमंदी से आगे हुआ। गेम चेंजर। अमर ने टांग पर टांग चढ़ाई थी। गर्दन जरा सी मोड़कर बाएं तरफ बैठे शहरियार साहब को देखा था। वो भी उसी तरफ मुतवज्जा थे, उन्हें ही देख रहे थे। वो मुस्कुराए। अमर ने गर्दन सीधी कर ली। जी, मैंने देखा था अलमीरा ने धक्का दिया था। गोद में रखे हाथ पसीने में भीग गए। वो हैरत व बेयकीनी से उस शख्स को देखे गई। शहरियार के चेहरे का रंग उड़ा। योर ऑनर, ये वो बयान है जो देने के लिए मुझे मजबूर किया गया है। कमराए अदालत में एकदम से सन्नाटा छा गया था। किसने मजबूर किया आपको? सब्ज आंखें चमकी। महजूज अंदाज में वो अपनी नशिश से कदरे आगे होकर बैठा था। गवाह की पुरखौफ निगाहों ने शहरियार तक का सफर किया। उनकी नजरों से झलकती हुई बरहमी ने उसे थूक निकलने पर मजबूर किया था।
वो सर झुका गया, गला खंकार कर हिम्मत जमा की। पेशावर हाई कोर्ट के जज जनाब शहरियार खान ने। उसकी आवाज़ कमरे में गूंज कर रह गई थी। सबकी हैरान सवाल करती हुई निगाहों का मरकज शहरियार थे। इन्होंने कहा था, अगर मैंने अलमीरा सुल्तान के खिलाफ गवाही नहीं दी तो वो मेरी बीवी बच्चों को मार देंगे। मेरी बीवी बच्चे उनके कब्जे में है सर। उसकी आवाज़ रुन गई थी, आंखों से आंसू गिरने लगे थे। कमरा अदालत में मौजूद हर शख्स हद तक उसे देखे गया। बैरिस्टर जमाल तेजी से अपनी जगह से खड़े हुए थे। योर ऑनर, मेरी अदालत से गुजारिश है कि जनाब अरसलान और उनके अहल खाना को फौरी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मजीद बरा शहरियार खान के खिलाफ गवाह पर दबाव डालने, इंसाफ की राह में रुकावट बनने पर फौरी कार्रवाई की जाए। शहरियार का चेहरा लम्हों में सफ़ेद पड़ा था। जितने मीडिया के लोग बुलाए गए थे सबके सब उनकी तरफ मुतवज्जा हो गए। फ्लैश लाइट्स जलने बुझने लगी थी। एक लम्हे में वो हज़ारों सवालात की जद में आए। जज ने हथौड़ा मेज पर मारकर सबकी खामोश करवाया था, क्योंकि गवाह ने अदालत आलिया के मोअज़्ज़िज़ जज पर संगीन इल्ज़ाम आयद किए हैं। ये अदालत फौरी तौर पर शहरियार खान को हिफाजती हिरासत में लेने और मामले की मजीद तफ्तीश का हुक्म जारी करती है। इंस्पेक्टर अलियार बिला ताखिर गवाह अरसलान और उनके अहल खाना को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। अमर ने गर्दन मोड़कर शहरियार को देखा था। अलियार दो सिपाहियों के हमरा शहरियार की तरफ बढ़ा रहा था। वो अमर को ही देख रहे थे। उनकी आंखों में जाहो जलाल के सिवा कुछ नहीं था। अमर किसी फातिह की तरह मुस्कुराए, गर्दन वापस घुमाकर सामने देखा जहां जज कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दे रहा था। पेशी से एक दिन कबल। तंग और वीरान गली में हवाई चप्पल की सुड़प सुड़प की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। दोनों अतराफ में बोसीदा फ्लैट्स थे जिनकी दीवारों पर पान थोका गया था। दरवाजों पर बड़े बड़े नालों से पानी उबल रहा था। बिजली की तारें सारी गली पर साया किए हुए थी। एक ही स्ट्रीट बल्ब था जो रुक रुक कर चलता था। उसकी जलती बुझती रोशनी आंखों को चुभती थी। वो उस स्ट्रीट बल्ब से काफी दूर था। घुटनों तक के नेकर के ऊपर फटी पुरानी सी बनियान से अपतन किए, हाथ में अंडों का शॉपर लिए वो गटर के पानी से बचकर पाँव उठा रहा था। उसका घर उसी गली की नुक्कड़ पर था। बीवी का रौब न होता तो भाड़ में गए अंडे चुपचाप बिस्तर में डुबक जाता। एक तो गली तारीख थी, फिर रात के इस वक्त अक्सर फ्लैट के मकीन कसरा डाल देते थे। किसको क्या मालूम कहाँ से आया। 2 मरतबा यह हादसा हुआ था उसके साथ। तब से रात के वक्त गली में निकलना अजाब लगता था। सुबह नाश्ते के लिए बीवी को अंडे ना मिलते तो जो अजाब घर में आता वो इससे ज्यादा भयानक होता। अभी तो अनवर करहन निकल ही गया, अंडे ले ही आया। स्ट्रीट बल्ब थक चुका था, जलता बुझता एक धमाके के साथ बंद ही हो गया था। गली तारीख हो गई। उसके उठते कदम थम गए। नेकर की जेब में मोबाइल निकालना चाहा तो मोबाइल नदारत। शायद घर बुलाया। क्या मुसीबत है यार। वो सख्त झुंझलाहट का शिकार हुआ था। इतने अंधेरे में डर था कहीं खुले हुए गटर में न गिर जाए। वापस जाना भी अजाब, घर तक पहुंचना भी मुश्किल। वो अभी इसी शशोपंच में मुब्तला वहीं खड़ा था कि एकदम से तेज आवाज सुनाई दी थी। जू की आवाज, सी हैवी बाइक के इंजन की। अंधेरी गली आखिर तक सारी की सारी रोशन हो गई थी। वो तेजी से मुड़ा। रोशनी का दायरा पूरी आवाज के साथ उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। उसे लगा वो उसे कुचलता हुआ चला जाएगा। पीछे हटना चाहा तो कदम जमीन पर जम गए। चीखना चाहा, खौफ के मारे गूंगी बंद हो गई। इस वक्त वो कलमा पढ़ने की तैयारी कर रहा था। रोशनी का दायरा बिल्कुल उसके बराबर से गुजरकर जरा सा आगे जाकर रुक गया। उसने गर्दन गिराकर सुकून की सांस ली थी। बाइक सवार ने बाइक रोककर मुड़कर उसे देखा था। बाइक की लाइट से जो रोशनी हुई थी उसमें वो बस उसकी स्याह लेदर की जैकेट और हमरंग हेलमेट देख पाया। जज साहब से मुलाकात कैसी रही तुम्हारी? हेलमेट का शीशा उठा। भारी पुरकशिश मर्दाना आवाज कानों में पड़ी तो वो चौंक गया। आंखों में पहले मौत का खौफ था और अब कुछ मौत से ज्यादा बदतर हो जाने का। अंडे के शॉपर हाथ से छूट गई। गदले पानी में अंडों की सर्दी घुलने लगी थी। तुम्हारे बयान में थोड़ी तब्दीली चाहिए। इनकार की सूरत में मौत। वो खड़ी बात करने का आदी लगता था। सब्ज आंखों में मौत जैसी बेरहमी थी। बाइक के ठोटल पर फिंगरलेस दस्तानों में कैद हाथ साकिन रहे। करोपिया गटर के पानी में बहती हुई गली पर गिरता गया था। घुटने से नीचे बरहाना टांग पर उसे मच्छर ने काटा था। वैसा ही एक मच्छर उसके कान में भिनभिनाया था। इनकार की सूरत में मौत। 400 यही धमकीबाजी बनकर गूंजने लगी थी। अलमीरा सुल्तान साहिबा, क्या आप बता सकती हैं उस रात क्या हुआ था? वो कटहरे में खड़ी थी। बैरिस्टर जमाल सामने थे। हर निगाह उस पर टिकी थी। सब सवाल उससे थे। दोनों हाथों से लकड़ी की जंगले को थामकर उसने बहुत कुछ हलक में उतारा था। मैं और किरण, हम सारा दिन साथ रहे थे। 9 बजे हम कैफे गए थे। हमने ऑर्डर दिया था। खाना आया।
मगर फिर मेरी कॉल आई तो जल्दी में उठना पड़ा था। तकरीबन 20-25 मिनट बाद हम उठे थे और मैंने किरण से कहा था कि वो कोई टैक्सी देखे, तब तक मैं बिल क्लियर कर दूं। मैं बिल क्लियर करके आई तो किरण दरवाजे के पास खड़ी थी। मैंने उससे कहा कि अभी तक यही खड़ी हो, और फिर बस वो गिरती गई। शहद रंग आंखों में नमी चमकी थी, माथे से पसीने की बूंदें फूट पड़ी। किरण के साथ आपके ताल्लुकात कैसे थे अलमीरा? वो मेरी इकलौती बहुत अच्छी दोस्त है सर, ग्रेजुएशन के ज़माने की। इनफैक्ट मेरे शोहर और हन्नान भी आपस में दोस्त हैं। शायद जिंदगी में पहली बार अमर ने इतने लोगों के सामने अपने लिए उसके मुंह से मेरे शोहर सुना था। अच्छा लगा था उन्हें। सर झुकाकर मबहूम सा मुस्कुराए थे वो। किरण उन दिनों मेंटली डिस्टर्ब थी? आप दोनों का कोई झगड़ा या उनके घर में कोई ऐसी बात? और इस तमाम अरसे में पहली बार दाएं कतार में आखिरी कुर्सी पर बैठे हन्नान ने सर उठाया था। उसकी निगाहें सीध में अलमीरा पर टिकी थी। पत्थर तासुर, सपाट चेहरा। नहीं, सब नॉर्मल था। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर के स्टेटमेंट के मुताबिक अगर कत्ल अलमीरा सुल्तान ने किया है तो कत्ल के लिए मोटिव होना लाजिम है, और हमें ऐसा कोई मकसद नजर नहीं आता। दोनों फरीकैन अपनी अपनी जिंदगियों से मुतमईन हैं, कोई झगड़ा नहीं। पेश किए गए हुए गवाहान के बयानात से भी कहीं ये साबित नहीं होता कि धक्का अलमीरा ने दिया था। मेरी अदालत से गुजारिश है कि मुलजिमा को कत्ल के इल्ज़ाम से बरी इल्ज़ाम किया जाए। कुछ मजीद सवालात के बाद बैरिस्टर जमाल ने इख्तितामी अल्फाज कहे, फिर अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ गए थे, जिसकी नज़रें प्रोसिक्यूटर की तरफ उठी थी। प्रोसिक्यूटर साहब, आप क्रॉस एग्जामिन करना चाहेंगे? जी योर ऑनर। लकड़ी के जंगले पर उसकी गिरफ्त मजबूत हो गई थी। अमर अपने नशिश पर जरा आगे होकर बैठे थे। अलमीरा सुल्तान साहिबा, आपने कहा कि किरण गिरती गई, क्या उनकी तबीयत खराब थी? नहीं। फिर कैसे गिरती गई? किरण माँ बनने वाली थी और ऐसी हालत में ख्वातीन हद से ज्यादा मोहतात होती हैं। वो बिल्कुल ठीक थी, इतना कि आपके साथ कैफे आई। आप लोग 25 मिनट बैठे और उसके बाद वो बस गिरती गई। प्रोसिक्यूटर की तेज आवाज और रिपोर्टर्स के चीखने में कुछ फर्क नहीं था। उसकी गर्दन में गिरह सी पड़ी थी। सर झुक गया। वो जवाब नहीं दे पाई। उसके पास कोई जवाब था ही नहीं। किरण के शोहर के साथ कैसे ताल्लुकात थे आपके? उसे लगा भरी महफिल में वो दो कौड़ी की हो गई थी। एक लम्हा लगा था और आंखों में जमा होते हुए पानी ने हर मंजर धुंधला दिया था। ये सवाल बैरिस्टर जमाल के दिए गए तवक्का सवालात में था, मगर वो फिर भी उसके लिए तैयार नहीं थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहब मेरी मौकला के जाती अमूर पर हमला कर रहे हैं। कमराए अदालत में इससे बाहर हर दूसरा शख्स यही कह रहा है कि उन्होंने अपनी दोस्त के शोहर के इश्क में किरण का कत्ल किया है। तो मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आया वाकई ये सच है या नहीं। तो बताएं अलमीरा सुल्तान साहिबा, आपके अपनी दोस्त के शोहर के साथ कैसे ताल्लुकात थे? प्रोसिक्यूटर ने जिसको भी बोलने का मौका नहीं दिया था, खाली जगह पर टहलते हुए ऊंची आवाज में चबा चबा कर बात मुकम्मल की थी उसने। शहदिल ने सवालिया नजरों से अमर को देखा था। ये आपका बेसमेंट था क्या? हमारे दरमियान बस सलाम दुआ थी। बहुत कमजोर सी आवाज। आप उनके घर जाती थी? आप उसके शोहर से मिलती थी? मैं घर जाती थी, लेकिन हन्नान से मिलने नहीं। गला बैठ गया। आपकी नियत जो भी थी, आप उससे मिलती थी, हाँ या ना? हाँ। आपके दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स थी? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। बैरिस्टर जमाल चीखे थे। वो जख्मी नजरों से प्रोसिक्यूटर को देखे गई। मैं मैरिड हूँ प्रोसिक्यूटर साहब। मैं 25 साल मेच्योर लड़की हूँ जो पिछले 1 साल से कॉमसेट्स में एज ए विजिटिंग फैकल्टी काम कर रही हूँ। मेरे डिपार्टमेंट के 5 लोगों में से 4 मर्द हैं। अगर सलाम दुआ रखने से फीलिंग्स पैदा होती हैं तो फिर मैं अपने डिपार्टमेंट के हर मर्द के लिए फीलिंग्स रखती होती। दूर बैठे अमर मुस्कुराए थे, मध्यम सा मुस्कुराते हुए सर झुका गए। वो उस पर यकीन करते थे तो एक वजह की बिना पर ही करते थे। लेकिन आप उन सब के घर नहीं पहुंच जाती? ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए आहिल के घर गई थी, किरण साथ थी। अनऑफिशियल डिनर के लिए शायान के फार्म हाउस गई थी, किरण साथ थी। इशल से मिलने हन्नान के घर गई थी, किरण साथ थी। आप भरी अदालत में मुझे प्ले गर्ल भी कहेंगे? आपके शौहर के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं? अमर ने झुका हुआ सर उठाया था। वैसे ही जैसे एक बीवी के अपने शौहर के साथ होते हैं। आपने अपना निकाह छुपाए रखा। हादसे से पहले किसी को नहीं मालूम था कि आप मैरिड हैं। आप? हन्नान जानता था, किरण को मालूम था, मैं और मेरे शौहर जानते थे। वो उनकी बात तेजी से काट गई। प्रोसिक्यूटर रुका, ठहरा, फिर सर झटक गया। मेरी इत्तला के मुताबिक आपका निकाह बस कागज की हद तक महदूद था। ऐसे में एक ऐसी लड़की को देखना जो अपने घर में अपने शौहर और बच्चों के साथ बहुत खुश हो,
कहीं ना कहीं दिल में एहसास कमतरी को जगाता है। आपने कभी ऐसा महसूस किया? मेरे सीनियर आहिल ग्रेजुएशन के वक्त मेरे जूनियर थे। जिस जगह पर आज वो हैं, उसका वादा हमारे एचओडी ने मुझसे किया था। मैं 4 साल की थी जब बाबा की डेथ हो गई थी। मेरी क्लास में हमेशा मुझे यतीम कहकर बुली किया गया है। क्या मैं एहसास कमतरी का शिकार होकर सबको सीढ़ियों से धकेलती फिरूंगी? अमर के लबों पर दौड़ती हुई मुस्कुराहट गहरी होती गई। शेरदिल हैरान नजरों से अलमीरा को देख रहा था। वो इतनी बहादुर कब हुई? गवाह ने जो देखा उसे कैसे जस्टिफाई करेंगी आप? उनमें से किसी ने भी मुझे धक्का देते हुए नहीं देखा। प्रोसिक्यूटर ने कुछ देर मजीद सवालात का सिलसिला जारी रखा, फिर अपनी जगह की तरफ बढ़ गए थे। डेट्स ऑल फ्रॉम माई साइड योर ऑनर। डिफेंस, मजीद कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी योर ऑनर। हादसे के 2 हफ्ते बाद रात के वक्त अस्पताल में किरण पर हमला हुआ था। उनकी जान बच गई मगर कुछ जख्म आए हैं। आपके पास कागजात में उनकी तस्वीर मौजूद है। योर ऑनर, किरण उस दिन बिल्कुल ठीक थी, जैसा कि मेरी मोक्कला ने बताया था कि सारा दिन उनके साथ रही थी। ऐसे में अचानक उनका सीढ़ियों से गिर जाना कुछ मशकूक है। फिर उन पर हुआ यह हमला एक ही बात की तरफ इशारा कर रहा है कि यह अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का ही केस है। मेरी अदालत से गुजारिश है कि इस केस पर मजीद तफ्तीश के ऑर्डर्स जारी किए जाएं। अलमीरा सुल्तान, आप उस रात कहाँ थी? अपने शोहर के साथ उनके घर में, एतमाद से जवाब दिया गया। शेरदिल ने गला खंगारा था। जैन ने उन्हें कहनी मारी थी, शोहर जी, आज से पहले कभी नहीं मिलाना इतना प्रोटोकॉल। जैन उनके कान पर झुका था। वो मुस्कुराहट दबा गए। उस वक्त घर में 5 से 6 मुलाजमीन और घर के सब अफराद मौजूद थे। अगर वो बाहर जाती तो कोई और ना सही चौकीदार जरूर देखता, मगर पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक किसी ने उन्हें घर से निकलते हुए नहीं देखा। वो घर ही थी योर ऑनर। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अलमीरा सुल्तान के फैसले के साथ इस केस को बंद ना किया जाए। बैरिस्टर जमाल ने अपनी बात पर जोर दिया था। प्रोसिक्यूटर, नो ऑब्जेक्शन योर ऑनर। उन तीनों ने बेक वक्त सुकून की सांस ली थी। जज ने सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त लिया था, बिल्कुल थोड़ा सा। तमाम गवाहों के बयानात, जर और पेश किए गए शवाहिद को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अस्तगाशा मुलजिमा पर इक़दाम कत्ल साबित करने में नाकाम ठहरा है। लिहाजा ये अदालत अलमीरा सुल्तान को किरण हन्नान पर इक़दाम कत्ल के तमाम इल्ज़ामात से बाइज्जत बरी करती है। उसे लगा उसकी गर्दन हर तरह के शिकंजे से आज़ाद कर दी गई थी। बाहम मिले हाथों को आज़ाद करके सुकून की सांस ली थी उसने। ताहम एक लंबा वक्फा, सबकी नज़रों का मरकज वो निहाल जहांगीर, सांस रोके सब बस उसे तकते थे। चौके नए शहादतों से गवाहान पर दबाव और मुतासरा खातून पर मुमकिन हमले का इंकशाफ हुआ है। ये अदालत एसएसपी खानजादा को हुक्म देती है इन तमाम वाक़यात के असरनो तफ्तीश की जाए, तमाम पहलुओं को गैर जानिबदारी से परखा जाए। हथौड़े की आवाज़ कमरे में गूंजी तो लिली ने तमस्खर से हंसकर सर झटका। अदालत बर्खास्त की जाती है। वो सर झुकाती हुई आंखें मीच गई। अमर ने बगौर उसे देखा था, छोटी छोटी सांसें लेती, हकीकत को कबूल करने की कोशिश करने में मगन अलमीरा। बहुत मुबारक हो खान भाई, जीता हुआ केस जीते हैं। जैन ने उनके कंधे पर हाथ रखा था। ये आपके प्रोसिक्यूटर को मैं देखता हूँ जरा। शेरदिल आस्तीन चढ़ाता हुआ बाहर निकल गया था। मुबारक हो, अपनी बीवी को बचा ही लिया आपने। लिली पीछे से उनके कान के पास झुकी थी। वो नहीं सुन पाए। लबों में जंबी सुई न पलकें झपकी। लिली ने उनकी नजरों के ताकुब में देखा तो सांसें जलती हुई महसूस हुई थी। लंबे लंबे ढंग भरते हुए वो बाहर निकल गई। कमरा अदालत धीरे धीरे खाली होता गया। जज के जाते ही मुबसरीन भी निकलने लगे थे। वकीलों ने भी अपना सामान समेटा। दरवाजा चर की आवाज से बंद होने लगता, फिर उसी आवाज से खोला जाता। अलमीरा चबूतरे के पार खड़ी रही थी। अमर वहीं बैठे उसे देखते रहे। किसी ने आवाज लगाई, दोनों सुनने से कासिर रहे। उनकी आंखों से नरमी झलकती थी। अलमीरा की आंखें नम थी। दरवाजे फिर से खोला गया था। अब की बार बंद हुआ तो कमरा अदालत में बस वो रह गए थे। खामोशी, और इस खामोशी में धड़कते हुए 2 दिल। आती जाती मध्यम सांसों की गर्मी कमरे की फिजा में घुलने लगी थी। उसने उन्हें उठते देखा, पैंट की जेबों में हाथ डाले सुस्त रवि से कदम उठाते हुए वो उसके पास आ रहे थे। वो सांस रोके उन्हें देखे गई। उनके जूतों की धमक उसे अपने दिल पर महसूस हुई थी। वो करीब हुए तो पसे मंजर और पेश मंजर की हर चीज धुंध में लिपट गई थी। बस एक उनका चेहरा वाज़ेह था, बिल्कुल साफ। निगाहें झुकाकर उसे देखते अमर, पलके उठाकर उन्हें तकती अलमीरा। अपनी जिंदगी की एक और जंग जीतने पर मुबारकबाद कबूल करें मेरा खानजादे। उनका हाथ उसके सर पर ठहरा, फिर धीरे से बाल सहलाए गए। वह पलके झपकती उन्हें देखे गई।
ये मंजर नया नहीं था, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। अमर तब भी यही खड़े थे, इतना ही करीब। अलमीरा उस वक्त भी उसी तरह कटहरे में खड़ी थी। अपनी जिंदगी की एक और जंग जीतने पर मुबारकबाद कबूल करे मेरा हानजादे। 17 साल अमर ने धीरे से उसके बाल सहलाए थे। नम आंखों से सर उठाकर उन्हें देखती हुई अलमीरा ने लब भीज कर सिसकी दबाई थी। प्राउड ऑफ यू जाना। लाल होती हुई आंखों ने पानी का एक कतरा रुखसार पर गिरा दिया, लब दांतों में दबा लिए। प्राउड ऑफ यू मीरा। कई आंसू रुखसार भिगोते गए थे। यहाँ से सब ठीक हो जाएगा। सर झुकाकर नम सांस अंदर उतारी। यहाँ से सब ठीक रहेगा। उसके मुंह से सिसकी निकली थी। मुस्कुराओ कि तुम रोते हुए बहुत बुरी लगती हो। वो नम आंखों से हंसती थी, हंसते हंसते रो पड़ी। आंखें पर हाथ रखकर सिसकियों से फूट फूट कर वो उसका सर थपकते उसे देखते रहे थे। मुस्कुराओ कि तुम रोते हुए बहुत बुरी लगती हो। उसने निचले लब को दांतों में दबाकर सिसकी रोकी थी। 2 और आंसू गालों पर लुढ़क गए। उन्होंने धीरे से उसकी कमर में बाजू हिमाल करके उसे खुद से लगा लिया था। वो खामोश आंसू बहाती उनके सीने पर सर रख गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था हम कोर्ट का वो सीन इतने प्यारे अंदाज में रिक्रिएट करेंगे। वो रोते रोते हंसती, हल्का सा प्यारा सा हंसते हुए सर उठाया, नम आंखों से कत्थई आंखों में झांका। आपने ये भी नहीं सोचा था कि उसके बाद सब खराब भी होगा। हाँ, लेकिन अब नहीं होने दूंगा, हमेशा साथ रहूंगा। वो मुस्कुराए। अलमीरा ने गीली सांस ली थी। आई स्वेयर, मैं डर गई थी। आई स्वेयर, मैंने सोच लिया था मुझे जेल हो जाएगी। आई स्वेयर, मैंने खुद से वादा कर लिया था जेल जाने से पहले तलाक के कागजात पर दस्तखत करूंगी। उनके शर्ट के बटनों से खेलती वो उनके दिल पर पैर रख गई थी। फिर जेल जाकर खुदकुशी का भी सोच लिया होगा। वो खाइफ हुए। ओहो, जेल जाने से पहले ही मर जाती मैं। उनके शर्ट के बटन पर उंगलियों की हरकत थम गई। बोलकर एहसास हुआ कि क्या कह बैठी थी। कई पल खामोशी से सफेद बटन को देखती रही। फिर जब निगाहें उठाई तो धड़कनें सुस्त पड़ती हुई महसूस हुई थी। वो मुस्कुरा रहे थे, खुलकर गाल पर गढ़ा बन रहा था, आंखों में चमक थी, तबस्सुम था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर भी उसने सब सुन लिया। दिल कानों में धड़कने लगा था, पलकें भारी हुई थी। वो धीरे से पीछे हट गई थी। जब आप मुझे गिरफ्तार करने आए थे तब इतने रिपोर्टर्स थे, आज भी आते हैं ना, सुनते ना अदालत का फैसला। दोनों हाथ आगे बांधकर उनके बराबर में चलते हुए उसने नाक सिकेड़ी थी। अमर ने गर्दन तिरछी करके मुस्कुराकर उसे देखा था। यही तो हार्श रियलिटी है। लोगों को कचरा उछालने में मजा आता है, उन्हें बस कुछ एंटरटेनिंग चाहिए। हकीकत से उन्हें कोई सरोकार नहीं होता। उसने गहरी सांस लेकर सर को जंपिस दी थी। वो जिस राहदारी से गुजर रहे थे वह मुख्तलिफ अदालती कमरे थे। स्या पेंट कोट में मलबूस वकील फाइलों में उलझते हुए इर्द गिर्द फैले हुए थे। कोई बेंच पर बैठा था, कुछ लोग पिलर्स के पास खड़े हुए गप्पे हाँक रहे थे। उसे बैरिस्टर जमाल भी दूर से ही नजर आए, और जज से बात करती हुई लिली भी। क्रीम पैंट और ऑफ वाइट फॉर्मल शर्ट में मलबूस, सियाह बाल कमर पर गिराए हुए किसी बात पर मुस्कुराती लिली। आप उस वक्त लिली से क्या कह रहे थे? लहजे का तीखापन महसूस करके अमर ने मुस्कुराहट दबाई थी। किस वक्त? आंखों में शरारत चमकी थी। बने मत खाना, आप उसकी तरफ झुककर उसे कुछ कह रहे थे। उसके इतना करीब होने की इजाजत किसने दी आपको? वो रुक गई, सारी की सारी उनके सामने आ खड़ी हुई थी। कमरा अदालत वो पीछे छोड़ाए थे, मगर अलमीरा ने यही अदालत लगा ली थी। वो मुस्कुराए थे, उन अखियों से अकब में उनकी तरफ मुतवज्जा होती हुई लिली को देखा था। उन्हें लिली की तरफ मुतवज्जा होते देखकर अलमीरा तेजी से पंजों के बल उचकी थी। अब देखकर दिखाएं जरा। अमर उसकी इस हरकत पर सर झुकाकर हंस पड़े थे। करीब आओ तो बताऊं, तुम्हारी तो इजाजत है ना? महजूज होते हुए नजरों से उसे देखा। उसने आंखें सिकेड़ी, मशकूक निगाहों से उन्हें देखा, फिर दरमियान में फासला घटाया। वो धीरे से उसके कान के पास झुके थे। आप पीछे जाकर बैठ जाएं, मैं नहीं चाहता मेरी बीवी का ध्यान बटे। उसने होठों पर बसेरा करती बेसख्ता मुस्कुराहट को फौरन समेट लिया था। मैं नहीं मानती, ये बात होती तो दूर से कह दे। झटके से मुड़ी और आगे चल पड़ी थी। वो मानती थी, बिल्कुल मान गई थी। उसे यकीन था उन्होंने यही कहा होगा। अमर ने जेरेला मुस्कुराते हुए उसकी तरकीब में कदम बढ़ा दिए थे। राहदारी पार करके अदालत के अंदरूनी हिस्से से निकलकर वो पार्किंग एरिया की तरफ आए थे। बारिश रुक चुकी थी। बहुत मुबारक हो खानम। गाड़ी के पास खड़ा शेरदिल उसे देखकर गर्म जोशी से मुस्कुराया था। खैर मुबारक। वो भी जवाब में मुस्कुराई थी। निगाह उससे हटकर जैन पर टिकी, जो अपनी गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा सर झुकाए हुए जूते की नोक से फर्श पर लकीरें खींच रहा था। मुस्कुराहट धीरे से सिमट गई थी।
खालम को घर ले जाओ और शहरियार साहब को देखना जरा, वो थोड़ी ही देर में घर होंगे, कुछ उल्टा सीधा ना करें। अमर ने गाड़ी की चाबी शेरदिल की तरफ उछाली। अलमीरा ने गर्दन घुमाकर सवाली नजरों से उन्हें देखा। आप कहाँ जा रहे हैं? काम है थोड़ा यहाँ, फिर ऑफिस जाऊंगा, तुम सीधा घर जाना। सीधी घर तो वो भी नहीं जाने वाली थी। जैन तुम आ रहे हो? शेरदिल के पूछने पर उसने सरनाफी में हिलाया। बाबा को लेकर आऊंगा। आवाज कदर धीमी थी। शेरदिल खामोशी से ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ गया था। उसने भी शेरदिल की तलकीद की थी। मीरा? गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए वो रुक गई थी। मुड़कर सवाली नजरों से उन्हें देखा। वो सुस्त रवि से चलते हुए उसके करीब आए थे। खुद को थकाना मत, घर जाकर सो जाना, उसकी आंखों में झांकते हुए कहा गया। जी? वो उलझी। रात को मैं आऊंगा तो लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। शेरदिल की मौजूदगी में वो इनकार नहीं करेगी, उन्हें यकीन था। जी, अल्लाह हाफिज। वो गाड़ी में बैठ गई। अल्लाह हाफिज। दरवाजा बंद हो गया। अमर काफी देर दूर जाती हुई गाड़ी को देखते रहे थे। जा चुकी है वो? भारी आवाज कानों में पड़ी तो अमर ठंडी आह भरकर पलट गए थे। वो पिलर के साथ कंधा लगाए खड़ा था। दोनों हाथ पैंट की जेबों में थे। गाउन उतार चुका था। नेवी ब्लू कलर के पैंट कोट में मलबूस वो इस वक्त अदालत में मौजूद हर शख्स से ज्यादा जाजिब नजर था। अमर को छोड़कर वो वजिया थे, बावकार थे, और सामने खड़ा निहाल जहांगीर बस सांस रोक देने वाला था। उससे मशहूर हो जा सकता था, मगर पहली नजर में रौबतारी नहीं होता था जैसे अमर का। अमर की तरफ उठती हुई हर निगाह एहतराम की होती थी। निहाल जहांगीर की तरफ उठती हुई हर निगाह में सताइश होती थी। तुम्हारी बीवी बहुत बहादुर है अमर। वो अपने केयरटेकर पर उंगली उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना जानती है। सब्ज आंखों में दिलचस्पी उतरी थी। ताहम वही कमरा अदालत वाला ड्रामाई वक्फा। वो इतनी बहादुर नहीं है कि उसे ऑफ गार्ड करके चले जाते हो। एहतियात करो, जब तक असल कातिल पकड़ा नहीं जाता वो खतरे में है। तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत है? बाएं आबरू उठाए संजीदगी से पूछा गया। वो मुंह बसोर कर रह गया था। तारीफ कर दो, वरना शुक्रिया ही अदा कर दो। 1 माह से तुम्हारी सर पर लटकी हुई तलवार गिराई है मैंने। वो दोनों अब शाना बशाना राहदारी में चल रहे थे। दोनों के पाँव में मौजूद ऑक्सफोर्ड बूट्स एक साथ उठते, एक साथ जमीन पर बढ़ते। हल्की सी धमक पैदा होती और वो आगे बढ़ते जाते। अलियार ने कहा था, किसी मामले में खुद हाथ मत डालिएगा। अमर ने किसी भी मामले में खुद हाथ नहीं डाला था। वो बस निहाल को कॉल कर लेता था, वरना मैसेज। वरना निहाल खुद अच्छा खासा समझदार था, मामला तय करना जानता था। शहरियार साहब का क्या बना? भला की संजीदगी से पूछा गया। अब तक तो रिहा हो गए होंगे। धमकी देना थी, मिल गई उन्हें। गर्दन पर हाथ रखकर सर को दाएं बाएं हिलाता हुआ वो रुक गया। अमर के उठते कदम भी थम गए थे। शहरियार सामने ही आ रहे थे। अमर के करीब पहुंचकर रुके। अच्छा तमाशा लगा लेते हो, कोई सर्कस क्यों नहीं शुरू करते? इस्तेज़ाइये निगाहें अमर के चेहरे पर गाड़ी। इसे ट्रेलर समझ लें, मेरे घर से दूर रहें, वरना सर्कस में पहला तमाशा आपका दिखाया जाएगा। काट देने वाली निगाहें उन पर डालकर वो आगे बढ़ गए। निहाल भी साइड से निकलकर अमर के पीछे हो लिया था। ईशल कहाँ है? अमर ने चलते हुए पूछा था। घर? मेरे घर? निहाल मबहूम सा मुस्कुरा दिया। वो दोनों उसके ऑफिस के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। निहाल ने दरवाजा खोला। अमर अंदर की तरफ बढ़ गए। वो भी उनके पीछे दाखिल होकर दरवाजा बंद कर चुका था। केस के अलावा भी कई मामला निपटाना बाकी थे। अमर की ताकीद के बावजूद भी वो घर नहीं गई थी। वो वॉकिंग ट्रैक पर आई थी, उसके घर से 10 मिनट के फासले पर, जो कभी उसके नाम हुआ करता था। दोनों हाथ कमर पर बांधे वो सर उठाकर ऊंचे दरख्तों को देखने लगी। इस बार खिजा तवील हो गई थी, ये उसे लग रही थी। अक्टूबर का पहला अशरा गुजर चुका था। जाड़ा दरवाजे पर खड़ा था। नीम के दरख्तों से सफेद फूल झड़ना बंद हो गए थे, अलबत्ता पत्ते अब भी झड़ते थे, कदमों में गिरकर चरचराहट पैदा करते थे। ये वॉकिंग ट्रैक, यहाँ के दराज उम्र नीम के दरख्त, एक तरफ छोटी दीवार पर झुका हुआ बोगनवेलिया, खाली बेंच, बहुत नॉस्टैल्जिक से थे। माँ से लड़कर वो यहाँ आती थी, सौतेले बाप से पिटकर वो यहाँ आती थी, नशे में धुत फात से धरकर यहाँ आती थी। जब जब सांस लेना मुहाल हुआ था, अलमीरा यहाँ आ जाती थी। बोगनवेलिया ने उसकी जिंदगी के कितने ही नशेब व फराज देखे थे। उसका बचपन, लड़कपन, कच्ची उम्र की मोहब्बत, सारे सामानों की ऐनी शाही था। यहीं इसी बेंच पर बैठकर वो अमर से कह रही थी, उन पर यकीन मौत है। उन्हीं दरख्तों के साय में उन बुजुर्ग के साथ चलते हुए वो उन्हें बता रही थी कि दूर बेंच पर जो बैठे हैं वो उसके शौहर थे। जब बुजुर्ग ने उन्हें देखकर उसका सुहाग हमेशा कायम रखने की दुआ की थी,
तो उसे खुशी भी हुई थी, आमीन भी कहा था। कर्ज, जिंदगी की हर अच्छी बुरी याद जुड़ी थी उस जगह से। उसी रविश पर चलते हुए वो अमर से कह रही थी, वो पास नहीं होते तो उसका दम घुटता है। उनसे सारे ताल्लुक तोड़ने के बाद उसी जगह बैठकर रोई भी थी वो। अलमीरा, बच्चे कैसे हो? इतने दिनों से गायब हो, कॉल नहीं उठाती, मैसेज का जवाब तुम नहीं देती, सब ठीक है? बेंच पर बैठकर वो सर ऊंचा करके आसमान को तक रही थी। दोपहर का 1 बज रहा था, मगर सुबह हुए बारिश की वजह से सारे आसमान पर बादल बिखरे थे, सफेद रुई जैसे बादल। चचा, मैं गलत थी, आप गलत थे। कॉल की दूसरी तरफ मुजाहिद खान कुछ कहते कहते चुप हो गए। आपको पता है, जिनसे मोहब्बत करते हैं उन्हें प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? मध्यम आवाज, कोई पछतावा, कोई दुख आवाज में शामिल नहीं था। बहुत सुकून था, अंदर बाहर हर जगह। उनके साथ खड़े होकर आप और मैं दस्तबरदार होकर उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। हमारा तरीका गलत था चचा। रुक रुक कर सोच सोच कर बोल रही थी वो। मुसलसल आसमान को तकने से गर्दन धकने लगी तो वो सामने देखने लगी, नीम की मजबूत तने को। वो मेरे साथ रहे, मेरे आगे खड़े होकर मेरी जंग लड़ी उन्होंने। उस जंग में उनका कितना नुकसान हुआ मैं नहीं जानती, क्योंकि वो नुकसान उससे बहुत कम है जो मैंने उनका किया है। लेकिन वो ट्विस्ट पता है क्या है? वो हल्का सा मुस्कुराई, आंखों में कुछ टूटा, गर्दन में फंदा सा अटकने लगा था। अगर वक्त में मैं पीछे जाऊं और खाना मेरे सामने खड़े हों तो मैं उनसे वही कहूंगी जो 10 साल पहले कहा था। वो रुकी, आंखों में नमी चमकी। आप गुनहगार नहीं है खाना, आप गुनाह हैं, सारे के सारे आप। और ये अल्फाज उसे हर बार से पहले से ज्यादा जहरीले और तकलीफ मालूम होते थे। वो बहादुर हैं, वो कर सकते हैं। मैं, मेरा पहला ऑप्शन आज भी उनसे दस्तबरदार होना ही होता है। वो नमनाक आंखों से मुस्कुराई थी। ताया अपने बेटे को तोड़ रहे हैं चचा, खाना की सारी जिंदगी फरेब निकलेगी। मैं जानती हूँ वो खुद संभाल लेंगे, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि फिर दुनिया की कोई भी ताकत अमर खान को बुरा बनने से नहीं रोक पाएगी। मुझे उनके गुस्से से, उनकी बहादुरी से, उनके इंतकाम से डर लगता है। मैं उन्हें बचाना चाहती हूँ। जिंदगी में पहली बार मैं उनके साथ खड़ी होकर उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। वो रुकी, नीम दरख्त के झड़ते हुए एक पत्ते का अक्स शहद रंग आंखों में चमकते पानी में झिलमिलाया था। और अगर मैं हार गई तो मैं उनके साथ होना चाहती हूँ, जब उन्हें सारी दुनिया गिरती हुई महसूस हो, जब हर अजनबी निगाह उन्हें चीरते हुए गुजरे। मैं उनके पास होना चाहती हूँ चचा। वो किसी से लड़कर आते थे तो उनके हाथों पर लगा हुआ खून और मिट्टी में अटी हुई शर्ट बहुत सौ के लिए कराहत का बास बनती थी। मैं अगर उनके हाथ खून में रंगने से रोक न पाई तो कम से कम लहू होते हुए उन हाथों को थाम तो लूंगी। लड़ाई में जख्मी वो भी होते हैं, उन्हें भी मरहम की जरूरत होती है। कहते नहीं हैं, मगर दर्द तो उन्हें भी होता है। दिल हल्का करने के लिए कंधे की तलाश अमर खाना को भी है। गम को तन्हा सहना गम से ज्यादा तकलीफ दे होता है। मैं उन्हें ये तकलीफ नहीं देना चाहती, आप भी मत दें। उसका गला बैठ गया, आवाज रुक गई। सर झुकाकर बहुत सारे आंसुओं को अंदर उतारा था। मैंने कभी आपसे लौटने को नहीं कहा, आपकी जगह में होती तो यही करती। मैं मरकर भी वापस ना आती। लेकिन वो ठहर गई। मुजाहिद खान को कुछ मत बताना अलमीरा। उसने सख्ती से आंखें मीची थी। वो एक बार फिर उनकी बात के खिलाफ जा रही थी। अदीना, अदीना खाला की तबीयत खराब है चचा। मैं मैं आगा जान के साथ गुजारे गए वो 2 माह दोबारा नहीं जीना चाहती। प्लीज। मुंह से निकलती हर सिसकी और 7 समंदर पार बैठे हो मुजाहिद खान के दिल पर घुसा पड़ा था। आपको पता है, मैंने खाना से कहा था, बहुत कहा था आ जाए, मिन्नतें की थी, रोई थी, अपनी कसम दी थी, आगाजान मर जाएंगे, प्लीज आ जाए। वो नहीं आए। उन्होंने अपना फोन बंद कर दिया। आगाजान दिन रात उनका पूछते थे। मेरा दिल करता था कह दूं मर गए हैं वो। मैंने कहा था उन्हें, जब आगाजान शेरदिल को उनके पीछे भेज रहे थे तो मैंने ही रोका था उसे। 2 दिन इंतजार कर लें, किसी फ्लाइट के क्रैश होने की खबर मिल जाएगी तो बस फातेह पढ़ लीजिएगा। मैं उस हद तक गई थी चचा, खाना फिर भी नहीं आए थे। वो आखिरी बार आगाजान को देख भी नहीं पाए थे। और मैं उस सब से दोबारा नहीं गुजरना चाहती। चचा प्लीज। पलकें भीग गईं, रुखसार नम हो गए। वो सख्ती से लब भीज गई थी। क्या हुआ है अदीना को? बहुत देर बाद बहुत नई आवाज सुनी थी उसने। ब्रेन ट्यूमर। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? मैं नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं जानना।
खाना ने आपको बताने से भी मना किया था। वो कहते हैं उनकी मोहब्बत में नहीं आए तो अब भी कोई हक नहीं रखते। चाचा आप बताएं, आप उन्हें मरने देंगे? आपकी इज्जत उनकी मोहब्बत से ज्यादा कीमती है। वो तल्ख हुई थी, लहजा गुस्ताख हुआ। हाँ, यह एक लफ्ज़ी जवाब उसे अंदर तक तोड़ गया था। मुजाहिद खान, वो थककर खफा होकर उन्हें नाम से पुकारती थी। आप नहीं आए तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। मैं खाना को माफ़ नहीं कर पाई, आप भी मेरे जनाजे पर मत आइएगा। तुम आओगी? चचा, वो रोने को हुई थी। आप बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, जालिम हैं, संगदिल हैं। आप सारे भाई एक जैसे हैं। बाप को तो बख्श दो लड़की। वो हल्का सा हंसे। वो भी आप जैसे थे तभी चले गए, बेटे का भी ख्याल नहीं किया। अलमीरा और उसके ना खत्म होने वाले दुख। अमर के बाद मुजाहिद खान थे जो बिना थके उसके दुख, उसकी शिकायतें सुनते थे। अमर कैसा है? उससे भी राब्ता नहीं हुआ। बात बदल दी गई। झूठे, राब्ता ना हुआ होता तो मुझसे क्यों पूछते? उसने नाक सिकेड़ी थी। मुजाहिद खान हंस पड़े। घरवाली हो गई हो, बताया भी नहीं। वलीमा कब कर रही हो? आपके बगैर तो नहीं कर रही। आप आएंगे नहीं, मैं बिना वलीमे के मर जाऊंगी और आपके भतीजे को भी मार दूंगी। नीम का दरख्त भी उसके इरादे जानकर एसएसपी साहब के लिए अफसोस करता हुआ रह गया था। मेरे भतीजे ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं 4 दिन पास नहीं होती तो किसी भी गंजी चुड़ैल के साथ न्यूज़ पर आ जाते हैं। दूसरी तरफ मुजाहिद खान का बेसाख्ता कहका बुलंद हुआ था। वह कितनी देर उसकी बात पर हंसते रहे। आपका भतीजा भी आप पर गया है। आपने भी मुझे धोखे में रखा। मैं आपके सामने रोती रही और आपने बताया भी नहीं कि कोई मंगनी, कोई शादी नहीं की उन्होंने। एक और दुख, तुम्हारे राज रखता हूँ तो उसके क्यों ना रखूं? उन दोनों के राजों की पोटली बने हुए थे मुजाहिद खान, और ऐसे अच्छे राज उन दोनों को भनक भी नहीं पड़ती थी। आप आ रहे हैं या नहीं? सुई वापस वहीं अटकी। मौसम कैसा है वहाँ का? वो बात बदल रहे थे। इतना अच्छा कि आप कनाडा भूल जाएंगे। वो भी अलमीरा थी। और तुम कैसी हो? इतनी प्यारी हो गई हूँ, अदीना कह रही थी, नजर नहीं हटती मुझसे। गर्दन अकड़ा कर कहती हुई वह हंसती। तभी मेरा भतीजा ख्वार हो रहा है। प्यारी तो अदीना भी है, आप तो ख्वार होते हुए नजर नहीं आ रहे। जाहिद कोई तीसरी चौथी बात करते, वो वापस उन्हें वहीं ले आती। अलमीरा, मैं कॉल बंद कर दूंगा। खाइब सी धमकी। अच्छा बताएं आप कैसे हैं? आज कौन सा लेक्चर दिया? वो उनके रोदात सुनते हुए बैठ गई थी। बादल आहिस्ता आहिस्ता निगाहों से ओझल हो रहे थे। रुखसत होते हुए बादलों के पार सूरज की हल्की सी झलक नजर आई थी। नीम का दरख्त सारा का सारा उस पर झुक गया। वो बोलती रही, उन्हें सुनती रही, और नीम का दरख्त उस पर साया किए हुए खड़ा रहा। फुटबॉल को किक लगी और वो सब्ज घास पर फिसलता हुआ आगे को लुढ़कता चला गया। कबल इसके कि वो ज्यादा दूर जाता, ऑक्सफोर्ड बोर्ड में मकीद पाव ने उसे रोक दिया था। उसकी नजरें रोके गए फुटबॉल से ऊपर उठती हुई हल्की सी धूप की तमाजत में चमकते चेहरे पर टिकी। खुशी की रमक उसके चेहरे पर दौड़ गई थी। निहाल अंकल, बाबा आ गए? वो चहकी थी। बाबा भी आ जाएंगे, लेकिन पहले ईशल को मेरे साथ फुटबॉल खेलना होगा। बोलो मंजूर। लेमन रंग की फ्रॉक में मलबूस ईशल ने झट सर अस्पात में हिलाया था। नेहाल ने मुस्कुराते हुए कोट उतारकर वहीं उछाला जो थोड़ा दूर कुर्सी पर जा गिरा था। कफलिंग्स खोलकर उसने सफेद आस्तीन ऊपर चढ़ाई थी। आ जाओ। बॉल को हल्की सी किक मारी गई। ईशल उसे पकड़ने के लिए भागी, वो भी उसके पीछे भागा था। वो बॉल को किक लगाने की कोशिश करती, निहाल बॉल एक तरफ कर लेता। हाँफती कांपती उसके टांगों से लिपटती, वो बॉल छीनती जो निहाल दोबारा उसके पाँव के दरमियान से निकाल कर ले जाता। निहाल अंकल, वो झुंझलाती तो निहाल बॉल उसकी तरफ खिसका देता। किक लगाते ही वो खुशी से चहकती तो निहाल फौरन बॉल अपने कब्जे में ले लेता। फिर वही बॉल के पीछे ख्वार होती ईशल, और उसके झुंझलाने पर हंसकर बॉल उसकी तरफ उछालता हुआ निहाल। मेन गेट खुला, सफेद एसयूवी अंदर दाखिल हुई थी। गेट बंद हो गया। वो दोनों अपने खेल में मसरूफ रहे। इस बार बॉल को किक ज्यादा जोर से लगी थी। ईशल बॉल के पीछे भागती गई। निहाल वहीं रुका रहा, मुस्कुराकर अपनी जगह जमती हुई ईशल को देखा। बॉल भूलकर वो अपनी तरफ आते अमर को देख रही थी। अमर, खुशी से चीखती वो दोनों बाजू फैलाए हुए उसकी तरफ भागी थी। करीब पहुंचते ही अमर ने झट से उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसने लाड से अपने बाजू अमर के गर्दन के गिर्द लपेटे थे। कैसा है मेरा बेटा? प्यार से उसके गाल चूमे। ठीक, बिल्कुल। बाबा नहीं आए? बस अभी चलते हैं बाबा के पास। मुस्कुराकर कहता वो उसे गोद में लिए निहाल की तरफ बढ़ गया। आपको पता है निहाल अंकल ने मुझे गुड़िया दी है और हमने फुटबॉल भी खेली
और वो जो नैनी है ना अंदर, वो बहुत मज़े के खाने बनाती हैं। लेकिन मैंने बाबा को मिस किया। बात की शुरू कहीं से भी हो, खत्म हन्नान पर होती थी। आपके बाबा भी आपको बहुत याद कर रहे हैं। अभी हम निहाल अंकल को बाय कहेंगे, फिर घर चलेंगे। ओके ओके। जेट सर हिला दिया गया। कोई तुम दोनों को देख ले तो बाप बेटी समझे। पैंट की जब में हाथ डाले वो मुस्कुराया था। बेटी ही है मेरी। कौन से बाप बेटियों को स्कूल से उठवाते हैं? शर्म आ रही है? वे इख्तियार जुबान फिसली। अमर ने दांत कुचकुचाकर उसे घूरा था। ओके ईशल, फिर मिलेंगे। और हाँ, बाबा को मत बताना आप किसके साथ थी। ये आपका और मेरा सीक्रेट रहेगा। ईशल ने समझदारी से सर अस्पात में हिलाया। प्रॉमिस? दाएं हाथ की छोटी उंगली उसकी तरफ बढ़ाई। प्रॉमिस। मुस्कुराते हुए पिंकी प्रॉमिस लॉक किया गया। निहाल प्यार से उसके गाल को छूकर पीछे हट गया। अमर ईशल को साथ लिए पलट गया था। जब तक वह गाड़ी में नहीं बैठ गई, मुड़ मुड़कर निहाल को देखती हाथ हिलाती रही थी। गाड़ी में बैठी तो अमर को सारा रास्ता निहाल नाम सुनाती आई थी। अंकल ऐसे, अंकल ने ये किया, अंकल ने ये कहा। लबों पर मुस्कुराहट सजाते हुए वो उसे सुनता रहा था। गाड़ी जैसे ही कैफे के बाहर रुकी, हन्नान तेजी से गाड़ी की तरफ लपका था। पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला और बेटी को देखते ही सीने में भींच लिया। बाबा, बाबा दर्द हो रहा है। उसकी सख्त गिरफ्त में इशल मछली थी। वो होश में आता पीछे हुआ। आप ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं आई? अमर कहाँ थी ये? दीवानावार उसका चेहरा, हाथ पाँव देखता वो चोट तलाश कर रहा था। बच्चे को परेशान कर रहे हो तुम, उतरने तो दो, बताता हूँ सब। अमर ने आगे बढ़कर ईशल की सीट बेल्ट खोली। हन्नान उसे गोद में लिए कैफे की तरफ बढ़ गया था। वो अंकल बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे गुड़िया भी दी। कौन सा वादा? कहाँ का वादा? अमर गाड़ी पार्क करके कैफे में आया तो वो बाप की गोद में चढ़कर उसे बता रही थी। वो ठंडी सांस भरकर पैंट की जेबों में हाथ डालकर वहीं खड़ा हो गया। कौन से अंकल की बात कर रही है ये? कुर्सी से उठकर वो सख्त नजर से अमर को देखता था। निहाल के पास थी ये। तुमने तुमने मेरी बेटी को अगवा करवाया था। अमर ने लब भीजते हुए उसे देखा, फिर ईशल को। ईशल बेटा, आप जाओ ऊपर, मुझे बाबा से बात करनी है। वो मासूमियत से सर हिलाकर जीनों की तरफ बढ़ गई। मैंने कहा था मीरा से दूर रहना, वरना कोई रियायत नहीं करूंगा। लहजे में ठहराव था, आवाज मत थम। मुझे हमदर्दी थी तुमसे, तुम गाजान के सबसे पहले विक्टिम रहे हो। मुझे लगा मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब देखता हूँ तो उस पागल खाने से निकलकर बहुत अच्छी जिंदगी गुजार ली है तुमने। दाढ़ी के बालों पर उंगलियां चलाकर तायरा ने निगाह कैफे पर डाली। हन्नान सुन खड़ा उसे सुनता था। मैं ये भी देख रहा हूँ कि तुम्हारा और मेरा साथ बस यहीं तक था। मैं दोस्ती का मान रखना चाहता था, तुम्हारी गर्दन गाजान की खंजर से छुड़वाना चाहता था, मगर अब मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तुमने मेरी बर्दाश्त को हर हद तक आजमा लिया। उसकी नजरों के सामने अलमीरा थी, रोती बिलकती सांस लेने को तड़पती अलमीरा। किरण के कमरे के बाहर पहरा बढ़ा दिया है। ईशल की हिफाजत के लिए कुछ गार्ड्स कैफे के बाहर तैनात कर दिए हैं। इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। उसकी बेटी को अपनी बेटी मानने वाला अम्र, उसे दोस्त कहकर अजीज रखने वाला अम्र, बरसों की दोस्ती को यूं झाड़ रहा था जैसे हाथ से मिट्टी। गाजी तुम तक आएगा, उसके पास कहने को बस यही था। लड़ लूंगा। अपनी पीठ पर घोंपे गए खंजर पर तुम्हारा हाथ देखा तो मालूम पड़ा अब हर इंसान से लड़ सकता हूँ। मैं अपने बाप जैसा नहीं था हन्नान। मैं अपनी जंग में औरतों और बच्चों को नहीं घसीटता, लेकिन रुककर गहरा सांस भरा। धूप सुनहरी होकर कत्थई आंखों से टकराई तो वो शहद रंग हुई। चेहरे पर गहरे मलाल का तासुर था। जब मैं कहता हूँ मेरा मेरी रेड लाइन है, तो तुम लोगों को सुन लेना चाहिए। बस। वो आया, अपनी कही और चल पड़ा। बरसों में किए ऐसा ना जताए, न उस छत का सवाल किया जो बज़ाहिर तो हन्नान की थी, मगर पसे पर्दा दोनों जानते थे। अच्छे वक्तों में अमर ने अपनी सारी जमा पूंजी दोस्त का घर बनाने में लगाती थी। वो जाते जाते भी दोस्ती का मान रख गया था। अजीब बदतमीज शख्स था वो, बहुत बुरा होकर भी अच्छा बन जाता था। कभी कभी इतना जहर लगता था कि गर्दन दबोच ली जाए, और अगले ही लम्हे वो सरापाए मोहब्बत, अच्छों में से एक और बुरों में से सबसे कम बुरा। ओह अमर खान, उठ ओए उठ, अबे कुत्ते उठ जा। सिपाही ने जूते की नोक से उसे टोका दिया था, साथ ही गालियां बरसाना शुरू कर दी। वो कसलमंदी से हिला, आंखें खोली तो सब धुंध में लिपटा हुआ नजर आया। ओए ज्वारी, उठ रहा है क्या? धो डालूं तुझे? इन इतने दिनों में उसे अंदाजा हो गया था ये डीपीओ का हर सिपाही बहुत गंदा धोता था। जब वो अपने भारी जूतों समेत जमीन पर ढेर इंसान पर चढ़ते थे तो आंतें फटती हुई महसूस होती थी। जब उनके सख्त पत्थर हाथों का मुक्का
मुंह पर पड़ता था तो जबड़े टूटने को हो जाते थे। यहाँ का हर सिपाही बहुत मेहमान नवाज था, इतनी मेहमान नवाजी कि उसकी आंखें बारहा अश्कवार हुई और उनके कदमों में गिर गया कि खुदारा थाने के लॉकअप में बंद कर दो, मगर यहाँ नहीं, डीपीओ ऑफिस नहीं। दर्द से टूटता जिस्म लिए वो उठ बैठा। लॉकअप से बाहर निकला तो बाप को मुंतजिर पाया। शहरयार ने सरता पांव अपने ज्वारी बेटे का जायजा लिया था। शर्ट का फटा हुआ कॉलर, मिट्टी में अटी हुई पैंट और दोनों पर जा बजा लगे खून के धब्बे। बाएं आंख के किनारे गहरा जख्म था, अच्छी खासी सूज गई थी। गर्दन लाल हो रही थी, बाल चिपटे होकर सर से चिपक गए थे। बाप को सामने देखकर उसकी आंखें नम हुई, जिस्म का अंग अंग दर्द से चीख उठा था। शहरिया ने सपाट नजरें उस पर डाली, फिर आगे बढ़कर उसका गिरेबान पकड़ा। वो उसे घसीटते हुए अमर के ऑफिस में लाए थे। दरवाजा धार से खुलने पर मेज के पास खड़े होकर डीआईजी से बात करते अमर ने माथे पर बल डाले अंदर आते हुए शहरियार को देखा। यही चाहते थे ना तुम सकून में नहीं हो तो दुनिया का हर इंसान बेसकून हो, यही चाहते हो ना तुम? झटके से हाशिर को धकेलकर उसके सामने खड़ा किया। हम इस पर बाद में बात करते हैं डीआईजी साहब। उसके संजीदगी से कहने पर डीआईजी सर को जंपिस देकर पलट गया। दरवाजा बंद हुआ तो अमर ने बरहम निगाह पहले हाशिर पर डाली, फिर शहरियार पर। क्या तमाशा है ये? उल्लू का पट्टा नहीं हूं मैं जो तुम जैसे हरामी का खेल न समझ सकूं। घटिया इंसान, घर की चार दीवारी में रहने वालों की जान व इज्जत का जरा ख्याल नहीं है तुम्हें? तुम्हारी वजह से वो 2 टके का वीसी जो मेरे जूते चाटता नहीं ढकता था, अब मुझ पर थूक रहा है। हजारा के किसी यूनिवर्सिटी में शहरियार खान के बेटे की जगह नहीं है, क्योंकि एक्सपेल्शन लेटर पर एसएसपी खानजादा के साइन है। वो पुलिस एहलकार जो मेरी हिफाजत के लिए मेरे मातहत हैं, वो इतने शेर बन गए हैं कि एसएसपी ने कह दिया पीछे हटो तो पीछे हट जाते हैं। हो कौन तुम जलील और कचरे के ढेर से निकले हुए आदमी जो कल मेरे दर पर खड़े मुझसे मेरा नाम की भीख मांग रहे थे, क्योंकि लोग तुम्हें नोचने को तैयार थे। अब मेरी गर्दन पकड़ोगे तुम्हें लगता है तुम अदालत में मुझे जलील करोगे, मेरे बेटे को हवालात में बंद करोगे, और मैं कुछ नहीं करूंगा। तुम बहुत बड़ी गलती पर हो अम्र, तुम बहुत बड़ी गलती पर हो। उसका नाम लेने की क्या कबाहत थी? घटिया इंसान, जलील आदमी, हरामजादे, हरामी, सुन सुनकर थक गया था वो। तमीज से समझा रहा था तो सुन तो आप भी नहीं रहे थे शहरियार साहब। बर्फ जैसे सर्द और पत्थर जैसे सख्त लहजे में कहते हुए पैंट की जेबों में हाथ डाले। गर्दन सरिया लगी हुई थी, बिल्कुल सीधी। मैंने कहा था मेरी बीवी से दूर रहे, आपके बेटे ने उसके पीछे लड़के भेजे। मैंने फिर वार्निंग दी थी कि मेरी बीवी से दूर रहे, आपने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मैंने दोबारा वार्न किया था तो आपने उसके खिलाफ गवाह तैयार करके कमरा अदालत में खड़ा कर दिया, और फिर मुझसे तवक्को के लिहाज कर लूंगा। आपकी लड़ाई मुझसे है, मेरी बीवी को अपने ढाल क्यों बना रहे हैं? बरसों पहले भी आपकी लड़ाई आगा जान और मुजाहिद खान से थी। सरदारी चाहिए थी आपको तो मेरी माँ को बेअब्रू क्यों किया? आपकी वजह से मेरी माँ मरी, अदीना तन्हाई की सजा काट रही है, और अब मेरी बीवी के पीछे पड़ गए हैं। कब तक मेरे घर की औरतें शहरियार खान के नाम पर भेड़ चलती रहेंगी? मैं अपनी माँ को नहीं बचा सका, मेरे घर की वो पहली और आखिरी औरत थी जिसे मैं नहीं बचा सका। पहली और आखिरी औरत। शहरियार खान साहब, मैं कह रहा हूँ, पीछे हट जाए तो पीछे हट जाए। अमर ने कहा है कि हाथ उठा ले तो आपको हाथ उठा लेने चाहिए। बिना आवाज ऊंची किए मुकाबिल को खामोश करने का फन जानता था वो चीखा नहीं था, फिर भी उसकी दहाड़ देर तक समात के पर्दों पर दस्तक देती रही थी। उसकी पेशानी की उभरी रगें, उसके तने हुए जबड़े, वो शोला बरसाती हुई कत्थई आंखें। हो ना तुम उसी गलीस औरत के बेटे, उसी जैसे। मेरी माँ के बारे में एक अल्फाज नहीं। उंगली उठाकर बेहद सख्ती से तंबी की थी। तुम उसी शख्स का परतो हो जिसके साथ तुम्हारी माँ ने मुंह काला किया था। तुम मुजाहिद खान के बेटे हो, उसी भगोड़े के। वो उनका बेटा था, शहरियार खान का। काश मुजाहिद खान का बेटा होता, काश वो वाकई मुजाहिद खान का बेटा होता। बहुत बकवास कर लिया आपने, निकले इससे पहले कि मेरा जवाब दे जाए। बहुत मुश्किल से वो खुद को रोक कर खड़ा था। सामने खड़ा शख्स रिश्ते में उसका बाप न लगता होता तो रोए जमीन की कोई ताकत उसे उस शख्स का गिरबान पकड़ने से रोक न सकती। देख लूंगा मैं तुम्हें, तुम वहां से चोट खाओगे जहां से गुमान भी ना होगा। कुत्ते की मौत मरोगे तुम, अपनी माँ जैसी हराम मौत, सिसक सिसक कर जलील तरीन मौत। शहरियार जा चुके थे, अमर मुजस्सिम बना हुआ वहीं खड़ा रहा, बेहिस्सो हरकत, बिल्कुल साकित। ऑफिस में मौजूद हर शय को जबान अता हुई थी, और कितनी ही देर वो हैरत व बेयकीनी के आलम बनकर खड़ा शहरियार के अल्फाज सुनता रहा। दिल में कसक सी उभरी थी। एक बेटे की तकलीफ का इतना ख्याल कि सब लुटा देने को तैयार थे, और दूसरे के लिए इतना सा भी दिल नहीं था
کہ الفاظ ہی नाप तोल लेते। उसने सर झुकाकर गहरा सांस भरा था, फिर गर्दन घुमाई तो खिड़की से छनकर आती हुई सुनहरी रोशनी में थई आंखों में तैरता पानी बिल्कुल वाज़ेह हो गया। लहू रंग होता हुआ नमकीन पानी। उसने लब भींच लिए, खुद पर जब्त करने के लिए आंखें सख्ती से मींची। पेशानी के रगे खतरनाक हद तक उभर आई थी। अगले ही लम्हे में उसने मेज पर रखा हुआ वाज उठाकर दीवार में दे मारा था। अमर ने कहा था घर जाकर सो जाना। वो घर आकर सोई तो उठना भूल गई थी। इतनी गहरी, ऐसी पुरसुकून नींद। उसने कोई ख्वाब नहीं देखा। गर्दन किसी भी किस्म के शिकंजे से आज़ाद रही। मगरिब की आज़ान के साथ आँख खुली तो अपना आप लोगों के इल्ज़ामात से आज़ाद महसूस हुआ था। वो कितनी ही देर जाए नमाज पर बैठी, बेहद तमानियत से नरम मखमल पर उंगली से लकीरें बनाती रही। थैंक यू सो मच अल्लाह जी, आई लव यू। एहसास तशक्कुर से आंखें नम हुई थी। जब पुलिस मोबाइल से घर की दहलीज पर आई थी तो जिस तड़प से उसने खुदा को याद किया था, अब उससे ज़्यादा मोहब्बत से उनके दर पर बैठी थी। बहुत देर तक जाए नमाज तय करके रखा तो पहला ख्याल उनका आया था, सर झटका तो दूसरा ख्याल भी उनका था, तीसरा, पांचवा, सर पर ही सवार हो गए थे वो खुद को झड़कती हुई वापस लिहाफ में घुसने लगी थी कि अमर का भूत बराबर में आ खड़ा हुआ था। रात जल्दी आऊंगा, फिर लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे, तैयार रहना। उसके चेहरे पर झूलते बालों को फोक मारकर परे किया। अलमीरा झुरझुरी लेकर रह गई थी। वो क्यों जाने लगी भला लॉन्ग ड्राइव पर। ठीक है, उनके दरमियान ताल्लुकात पहले जैसे बुरे नहीं थे, लेकिन इतना फ्री भी नहीं हुई थी वो कि लॉन्ग ड्राइव पर चल पड़ती। लेकिन अमर इतने दिल से कह रहे थे, इतने दिल से कि अलमीरा लब दांतों में दबाए हुए ड्रेसिंग रूम में चली गई थी। वार्डरोब से अपने कपड़े निकाले, फिर सर नफी में हिलाते हुए वापस रख दिए। मीरा, अमर का भूत दोबारा उसके सर पर खड़ा था। नहीं जाऊंगी। उसने दोनों हाथ उठाए। वो लेमन वाला पहनो ना, वही जिसके साथ टिश्यू का दुपट्टा है। लॉन्ग ड्राइव के हिसाब से वो वाला ओवर नहीं है। उसे उलझन हुई। ये ऑलिव वाला, बल्कि ये क्रिम्सन। नहीं, ये ऑफ वाइट फ्रॉक ज्यादा प्यारी है। एक काम करो, ये नेवी ब्लू सूट निकालो, साथ में मेरी नेवी ब्लू वाली शर्ट इस्त्री कर लो। कैसा? गहरी सोच में पड़ चुकी थी। लेकिन मैं नहीं जाना चाहती। आप क्या सोचेंगे? सब कुछ भुलाकर 4 दिन में सर पर चढ़ रही हूँ मैं। दोनों हाथ कूल्हों पर टिकाए वो कुफत का शिकार हुई थी। ये पिंक वाला प्यारा है। जब से आई हो ये कलर तो तुमने पहना ही नहीं। ये मुझे नहीं पसंद, थोड़ा फिट है। वो मेहरून वाली फ्रॉक, मेहरून में प्यारी लगती हूँ मैं आपको। आपको लगेगा मैं आपके लिए रेडी हुई हूँ, तो हो जाओ ना मेरे लिए रेडी। पक्का? आप उल्टा सीधा तो नहीं सोचेंगे ना? मैं प्लम पहन लेती हूँ। ओके, प्लम पहन लो। नहीं, मेहरून ज्यादा प्यारा है, उसके साथ का खुस्सा भी है। दिखाऊं? वो झट से खुस्सा निकालने बैठ गई थी। अमर का भूत मुस्कुराते हुए उसे देख गया। थोड़ी ही देर के बाद वो पिंडियों को छूती हुई मेहरून फ्रॉक में मलबूस घर मेज की दराज खोले अपने लिए पेंडेंट ढूंढ रही थी। ज्यादा देर के बाद की बात थी कि वो मुकम्मल तैयार के साथ शेफोन का दुपट्टा गर्दन में डाले ड्रेसिंग रूम से निकली थी। उसे बस अब अमर के आने का इंतजार था। उनके इंतजार में वो रूम फ्रिज से चॉकलेट निकालकर किताबों की अलमारी की तरफ आई। सुनहरी रोशनी में जगमगाती हुई किताबें। उसने अपनी किताबें कार्टन में ही रहने दी थी, क्योंकि यहाँ पहले से अमर की बहुत किताबें जमा थी। तकरीबन वही थी जो उसके पास भी मौजूद थी, माँ सिवाय उन नसाबी किताबों के। वो मोटी मोटी किताबें जो वो CSS की तैयारी के दौरान साथ लिए फिरते थे। अलमारी के निचले खाने में उसका पार्सल रखा था। सिद्दीकी साहब के घर से वापस आने पर लाउंज में रखा मिला था। उसने पार्सल उठाया, चॉकलेट को दांतों से काटा और सोफे की तरफ चली आई। सोफे पर बैठकर चॉकलेट एक तरफ रखकर वो पार्सल खोलने लगी थी। अंदर से उस्मा की 3 कुतुब निकली थी। किताबों के ऊपर सुर्ख गुलाब रखा था। कुछ दिन पुराना था तो कदरे सूख चुका था। उसने गुलाब उठाकर नाक के करीब ले जाकर सूंघा। गुलाब की दिलफरेब खुशबू ज़ाहिरी सूरज ढल जाने के बावजूद भी ताबंदा थी। मुस्कुराहट ने धीरे से उसके लबों को छुआ था। वो गुलाब छोड़कर किताबों की तरफ मतवज्जा हुई। तवाफ़े इश्क, गुरूब शहर का वक्त, लेटर टू हिज फादर बाय फ्रांस काफका। उसने काफका की किताब उठा ली। गुलाब अपने कैंडल्स के बराबर में रखकर सोफे पर टांगे ऊपर करके बैठ गई। जिस वक्त बालकनी के बाहर मेन गेट का दरवाज़ा खुल रहा था, वो चॉकलेट खाती किताब का वर्क पलट रही थी। अमर राहदारी से गुजरकर जीनों की तरफ बढ़े थे। वो किताब में गुम थी। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला। उसने बस आंखें उठाकर उन्हें नहीं देखा था, बाकी तो कान व नाक, दिल व दिमाग सब उनकी तरफ मतवज्जा हो गए। शौहर घर आता है तो सलाम करते हैं, नॉर्मल बीवियां ऐसे ही करती हैं जोजा जी।
अपने पीछे दरवाज़ा बंद करके वो उसकी तरफ चले आए थे। आपका बड़ा तजर्बा है जॉर्ज जी। चॉकलेट का खाली रेपर सोफे के पीछे उछाल दिया गया। वो उसे देख कर रह गए। तैयार हो? अमर सिंगल सोफे पर बैठे झुककर अपने जूते उतार रहे थे। अलमीरा ने शताबी से किताब बंद की। हाँ? उसकी उसलत पर जूते के तस्मे खोलते अमर का हाथ थम गया। मतलब नहीं। हाँ। नहीं। वो गड़बड़ा गई। हाँ या नहीं? अमर सर उठाकर उसे देखने लगे। नहीं। हाँ। मतलब। खुलते बंद होते मुतहरिक लब, कश्मकश का शिकार अलमीरा। अमर ने उसकी उड़ी हुई रंगत देखकर बमुश्किल मुस्कुराहट लबों पर समेटी थी। आराम से सोच लो, हाँ या नहीं। वो दूसरा जूता उतारने लगे थे। वो मारे सुबकी के सुर्ख चेहरा लिए सख्ती से आंखें मीच गई। क्या जरूरत थी अपना मजाक बनवाने की? वो लब दांतों से काटती हुई खुद को कोस रही थी और अमर जूते उतार कर मुस्कुराते हुए सीधे हुए थे। नजरें उस पर टिकी तो दिल धक से रह गया था। वो प्यारी थी, अच्छी भी लगती थी, लेकिन इस वक्त वो उन्हें खूबसूरत लग रही थी। मेहरून फ्रॉक में बेहद हसीन, बालों के बीच की मांग निकालकर दोनों अतराफ में हल्का सा बल देकर टोस्ट बनाकर सुनहरे नाजुक क्लिप लगा रखी थी कि मांदा बाल ढीले जोड़े में बंधे थे। उसने मेकअप भी कर रखा था। ब्लश लगाने का तकल्लुफ भी किया था कि वो साथ होंगे तो जरूरत तो नहीं थी इस खर्चे की। मेहरून दुपट्टा जिस पर गोल्डन गोटे से सोबर काम किया गया था, कंधे से ढलक कर गोद में गिर चुका था। पाँव में गोल्डन ही खुसे थे। वो कितनी देर मबहूम होकर उसे देखते रहे। यह एहतमाम उनके लिए था। अमर ये खुशफहमी पालना चाहते थे, फिर इसी खुशफहमी में मुब्तला होकर उसकी इतनी तैयारी को सराहना चाहते थे, अपने तरीके से, अपनी मर्जी से। बहुत देर वो उनकी महवियत से बेगाना खुद पर कुटती रही थी। सोच लिया? अमर कलाई पर बंधी घड़ी उतारकर मेज पर रख रहे थे। वो चौंक गई, सर झटक कर नफी में हिला दिया। मैं मदद कर दूं सोचने में? वो अब सोफे के पीछे गिरे हुए चॉकलेट के रेपर उठा रहे थे। आप कैसे? पेशानी पर शिकने, आंखों में सवाल। वो रेपर डस्टबिन में फेंक कर उसकी तरफ चले आए थे। ये आप आगे क्यों आ रहे हैं? खाना। दूर रहें, दूर। वहीं रुक जाएं। स्टॉप प्लीज। वो पीछे होती हुई सोफे में धंसती गई। हाथ यूं आगे किया जैसे चॉकलेट नहीं खंजर हो। वो तो खंजर होता तब भी न रुकते। पास आए और सारा का सारा चॉकलेट मुंह में ले लिया। वो बिदक कर अपना हाथ खींच गई। क्या मसला है? क्यों ड्रामे हो रहे हैं? चॉकलेट हलक में उतारते हुए वो उसके बराबर में बैठ गए। अलमीरा गला खंकार कर रह गई थी। गर्दन बिल्कुल सीधी करके उन्हें नजरअंदाज करके सामने देखने लगी। शराफत से बता रही हो या उठाकर गाड़ी में पटकूं? उसे अपने कानों से धुआं निकलता हुआ महसूस हुआ था। अमर ने आराम से उसके हाथ से किताब लेकर मेज पर रख दी। मैं थकी हुई हूँ। घर आकर कितने घंटे सोई थी वो? यही कोई 2-4 घंटे। ड्राइव मैं करूँगा, तुम बस कंपनी देना। वह सर झुकाए लंबे मुराकबे में चली गई थी। अमर महसूस निगाहों से उसे देखते गए। मैं क्यों जाऊं? क्या लगते हैं आप मेरे? हम इतना क्लोज कब हुए? सर उठाया तो एक ही सांस में तुनक कर पूछा गया। दहन की स्क्रीन पर कमराए अदालत का मंजर उभरा। जब वो उनकी शर्ट के बटनों से खेल रही थी तो उसे हिचकी आई। जब से तुम और मैं हम हुए। वो भरपूर मुस्कुराहट मुस्कुराए थे। वॉट एवर, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तैयार भी नहीं हुई। खैर है, ऐसे भी प्यारी लग रही हो, बल्कि बहुत ज्यादा प्यारी। क्या मतलब ऐसे भी? जी जान लगा कर तैयार हुई थी वो। यही बताने के लिए उनकी तरफ घूम गई। असल में मैं तैयार हुई हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुई। ओह। लबों को गोल करके उन्होंने बड़ा सा ओ किया था, फिर समझदारी से सर हिलाया। लेकिन किस्सा मुख्तसर, तुम तैयार हो तो बहस बेसुध है। अब चलें? हाँ। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं 3 तक गिनूंगा, फिर एतराज न करना मेरा। हमेशा की तरह धमकी पर उतर आए थे वो। देखे खाना, मेरी बात सुने। सिले के अंदाज में हाथ उठाए वह देखने और सुनने लगे। उस दिन जब पैनकेक खाए थे आपने, उस दिन मैं ओवरवेल्म हो गई थी, तभी रोई थी और फिर बस दिल हल्का कर लिया मैंने। उसके बाद, बल्कि उससे पहले ही, मुझे लगा था कि जब तक मैं यहाँ हूँ हम रोज रोज लड़ नहीं सकते। हम दोस्त वरना अच्छे कजन्स की तरह तो रह सकते हैं। तभी मैंने आपसे लड़ाई भी नहीं की इतने ज़्यादा दिन। मुझे अंदाज़ा है आप सोच रहे होंगे अजीब लड़की है, खुद ही झगड़ती है, फिर ना लड़ने का फैसला भी अकेले अकेले कर लेती है, और अब इतने दिल से आपके लिए तैयार होकर बैठ गई हूँ। मगर मैं ये बात क्लियर कर दूँ कि आपने कुछ उल्टा सीधा नहीं सोचना, क्योंकि जो भी उल्टी सीधी मेरी हरकतें हैं
उन सब का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं आपके सर पर चढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। ये भी नहीं कि हमारे दरमियान सब नॉर्मल है। असल में हमारा लॉन्ग ड्राइव पर जाना बनता ही नहीं है। मुझे आपकी आदत हो गई तो मेरी मुश्किल ज़िंदगी और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। मैं आपको अवॉइड नहीं कर रही, मैं बस ये सोच रही हूँ कि वो बहुत कुछ कह रही थी। उनके करीब बैठी उन्हें देखने से गुरेज करती, हाथ हिला हिलाकर सोच सोच कर बोलती, बार बार कश्मकश में लब दांतों में दबा लेती। अलमीरा दायां बाजू सोफे के कंधों पर फैलाए वो सांस रोके उसे देखे गए। उसकी उठती गिरती पलकें, मुसलसल हरकत करते हाथ, गुलाबी गाल, निचले होठ किनारे मुहर्रिक तिल और बालों के वो लट जो कान में झूलते झुमके के साथ उलझती तो अमर भी उलझ से गए। एक लम्हे में उनका दिल लॉन्ग ड्राइव से उचाट हो गया था। वो बस यहीं उनके पास बैठी उन्हें नहीं जाना कि दलीलें देती रहे, ऐसे ही हाथ हिला हिलाकर बोलती जाए। वो उसे सुनना चाहते थे। उस वक्त वो इतनी ही थकावट का शिकार थे कि उन्हें बस मेरा चाहिए थी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? उन्हें अंदाजा नहीं हुआ कब वो गर्दन तिरछी करके पर उम्मीद निगाहों से उन्हें देखने लगी। वो बहुत देर खामोश रहे, चुपचाप उसे देखते रहे। फिर उन्होंने हाथ बढ़ाया, उसने सांस रोक ली। अमर ने धीरे से उसके बालों में लगा क्लेचर उतार लिया। जूड़ा झटके से खुला, बाल कमर पर ढलकते गए। उन्होंने अपना चेहरा करीब करके आंखें मूंद कर उसके बालों से उठती महक को सांस के रास्ते रगों में उतारा था। मेरे लिए एहतमाम किया है तो मेरे तरीके से तारीफ तो बनती है ना। उनकी भारी आवाज दिल के सारे तार छेड़ गई थी। लब दांतों में दबाकर सख्ती से आंखें मीची थी उसने। और जो मैं आपको समझा रही थी उसका क्या? बस ये समझ सका हूँ कि जब दिल इकरार कर ले तो इनकार के हजारों दलील भी नाकाफी लगती हैं। क्यों थका रही हो खुद को? वो अब उसके झुमके के साथ उलझे बाल आहिस्ता से आजाद करवा रहे थे। वो मैं आपको लॉन्ग ड्राइव वाली बात दोबारा समझा दूं? कुछ नहीं समझना मुझे, मेरा बहुत दिल कर रहा है मेरा। बाकी बातें गाड़ी में कर लेना। कुछ था उनकी आंखों में जिसने उसकी धड़कनें मुंतशिर की थी। उनकी गंभीर आवाज उसके गाल दहका गई थी। उसने मखमूर नजरों से उसकी पलकों को लरजाया था। उसने एतराज करना चाहा था, इनकार करने के लिए बहुत सारा थूक निकला था, मगर पता नहीं कैसे बस सांसें मुंतशिर हुई, पलकें भारी हुई, उसका सर हिला और अमर के लबों पर तबस्सुम बिखर गया। उसका क्लेचर हाथ में लिए वो सोफे से उठ गए थे। वो सुन बैठी हुई उन्हें ड्रेसिंग रूम में जाते हुए देखती रही। वो नजरों के सामने से हटे तो इर्तिकाज टूटा। होश में आई तो बेसाख्ता ही ठंडी सांस भरती हुई वहीं ढह गई। दिन ब दिन वो उसके हर इनकार को इकरार में बदलते जा रहे थे। अमर यूं ही अपनी बात मनवाने लगे तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएगी अलमीरा। सोचों में गुम सोफे पर लेटे लेटे नजर कंधों पर गिरते हुए अपने बालों पर पड़ी तो वो ब्लश करके कुशन में मुंह देकर चीखी थी, शिकस्ता, वाइल्ड, अलमीरा कॉडेड चीख। रात के इस वक्त सड़कों पर कौन सी बीवी को ढूंढ रहे हैं आप? वो कीनेतोस नजरों से गाड़ी की रफ्तार कम करके फुटपाथ पर किसी को ढूंढने की कोशिश में गर्दन दाएं से बाएं घुमाकर अमर को तकती थी। बीवी को नहीं, बीवी के लिए किसी को ढूंढ रहा हूँ। खिड़की से उसकी तस्वीर की। इतनी खटक रही हूँ जो बीच सड़क पर किसी भिखारी को दे देंगे। परेशान ना हो, मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा। वो तनक गई थी, दांत किचकिचाकर उन्हें घूरा जो अपनी सरगर्मी में मशगूल थे। कहाँ चला गया है यार? वो जिसे ढूंढ रहे थे वो 10 मिनट बाद भी उन्हें नहीं मिला था। अल्लाह करे वो सारी रात न मिले आपको। भरी बैठी थी वो। खुद से दुश्मनी ना निकालो मेरा। उन्होंने गाड़ी सड़क किनारे रोक दी थी, सीट बेल्ट खोली और कुछ कहे बिना ही बाहर उतर गए थे। वो मशकूक नजरों से उन्हें जाता हुआ देखती रही। उन्होंने किसी से कुछ पूछा, फिर जल्द ही नजरों से गायब हो गए। थोड़ी देर बाद आए ने निशित संभाली, फिर मोतिया और गुलाब के 2 गजरे उसके गोद में रख दिए। गुजरे दिनों में बहुत बार गाड़ी सिग्नल पर रुकी और वो बच्चा गजरे लेकर खड़ा होता था। साहब जी बीवी के लिए गजरे ले जाओ। ऐहद क्या था कि बीवी तो रूठ के चली गई है, जब भी आएगी हर उस दिन की भरपाई करूंगा जब मोतिया और गुलाब के फूल मेरी बीवी की कलाई के बजाय किनारे पड़े पड़े मुरझा गए। रुके, गर्दन तिरछी की तो गजाली सी आंखों में बहुत सा पानी झिलमिलाते हुए देखा। हिसाब करके आ रहा हूँ मेरा, नुकसान तो बहुत हो गया है लेकिन असाला मुमकिन है। आज के बाद तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे बालों में, तुम्हारे कैंडल्स के पास तो फूल मुरझा सकते हैं, मगर तुम्हारे इंतजार में नहीं। उसकी नजरें गोद में रखे हुए धुन में लिपटे गजरों पर ठहर गई थी। अंगूठियों से सजी उंगलियों ने आहिस्ता से फूलों की नरमी महसूस की। अमर कुछ सुनने के मुंतजिर रहे थे। वो बस सर झुकाए अपनी गोद में रखे हुए गजरों को तकती रही। मैं कलाई पर वही ज्वेलरी नहीं पहनती तुम, जानता हूँ, तभी फूल लाया हूँ। वो निशान जो तुम छुपाती हो,
उन्हें कंसीलर की नहीं, मरहम की जरूरत है। छिपकर नहीं, फूलों में सस कर मिटेंगे। टिप से पानी का एक कतरा गाल पर फिसलता फूलों पर गिरा था। उसने झुका चेहरा उठाया तो उसकी सूरत जवा मलाल की गमाज बनी थी। डुबडुबाई आंखों से उन्हें देखते हुए उसके होंठ किसी बच्चे की तरह कपकपाए थे। अमर ने आहिस्ता से उसके पल्लों पर चमकते हुए आंसू को अपनी उंगली पर चुना। इन जख्मों से बरसों खून रसता रहा है। लम्हों में इनका भर जाना नामुमकिन है, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है ना। मैं इन पर अपनी मोहब्बत का मरहम रख सकता हूँ। मैं तुम्हें फूल भी थमा दूंगा, मगर बस इतना ही कर सकता हूँ। वो तुम हो जिसे अपने खौफ से लड़ना है। वो तुम हो जिसे फूलों को उन तक रसाई देनी है। हर मरहम बेकार है मीरा, जब तक तुम खुद हील न करना चाहो। कोई जबरदस्ती, कोई जल्दी नहीं। मैं, ये फूल तुम्हारा इंतजार कर लेंगे, बशर्ते कि इंतजार रायगा ना जाए आने वाली बहार, वरना किसी भी अगली बहार के हर फूल की महक तुम्हारे हाथों से उठे और मेरे कान दिन रात इन कलाइयों में भर भर कर डाली गई चूड़ियों की खनक से सुनते रहें। अल्फाज शिफा होते हैं, जब अलमीरा के लिए अमर की तरफ से आए तो सुकून भी बन जाते हैं। जिंदगी की नई लहर बनकर रगों में दौड़ने लगते हैं। अमर कहते हैं उनका वक्त बुलंद है जो वो उन्हें मिली, लेकिन उसे तो सब मनहूस कहते थे। फिर अमर कौन सी नेकी का अजर थे। ओह अमर खाना। गाड़ी मामूल के रफ्तार से सड़क पर दौड़ने लगी थी। सफेद गजरे डैशबोर्ड पर रखे थे। वो सर सीट पर टिकाए हुए गुमसुम नजरों से शीशे के पार सर्द रोशनियों में जगमगाती हुई सड़कों को देखने में मगन थी। दायां बाजू दरवाजे पर टिकाए, बायां हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखे अमर तवज्जो से ड्राइविंग कर रहे थे। बहुत से लम्हात खामोशी की नजर हो गए। आप थकते नहीं हैं। गाड़ी आबादी से जरा दूर निकल आई तो उसने पाँव खुस्सों की कैद से आजाद करवा लिए। दोनों पाँव ऊपर करके निशिश पर रखकर शोल टांगों पर फैला दी। किससे? सुबह के निकले, अब घर आए थे, फिर से ड्राइव कर रहे हैं। वो अब सीट को थोड़ा सा नीचे कर रही थी, गालिबन नहीं यकीनन सोने का सामान कर रही थी। तुम हो ना थकन उतारने के लिए, इतना तंग करती हो, इतना झगड़ती हो कि सारे दिन की ख्वारी भूल जाती है। सीट पर सर टिकाते हुए उसने उन्हें घूरा। वो गर्दन तिरछी करके मुस्कुराहट छुपा गए। करें, शौक पूरा करें, मैं तो सोने लगी हूँ। कबल इसके कि वो वाकई सो जाती, अमर ने बायां हाथ उसकी सीट की पुष्ट पर रखकर उसे धकेला था। सीट झटके से सीधी हुई थी, वह तिलमिला गई। सोकर दिखाओ तुम। ठीक है, नहीं सोती, फिर मैं मोबाइल देखूंगी। उन्होंने इससे पहले उसका मोबाइल झपट कर पिछली सीट पर फेंक दिया। वह हक्का बक्का उन्हें देखे गई। बात नहीं करूंगी, मैं बोलने पर उकसाऊंगा, मुंह पर टेप लगा लूंगी, कानों में रुई ठूस लूंगी। मिल जाए तो मुझे भी देना, कभी कभी बहुत तंग आ जाता हूँ मैं तुमसे, काम आएगी। इस बदलिहाजी पर सदमे से उन्हें देखे गई। वो बस मासूमियत से कंधे उचका गए। गाड़ी अब एबटाबाद के हदूद से निकलने लगी थी। टोल प्लाजा पर पहुंचकर अमर ने अपना आईडी कार्ड निकाला और शीशा नीचे करके जहमत किए बिना ही कार्ड दिखाकर गाड़ी आगे निकाल गए। मुश्किल से 5 मिनट हुए थे कि उनके मोबाइल पर कॉल आने लगी। कॉल उठाकर मोबाइल स्टैंड पर फंसाया। दूसरी तरफ से उन्हें गाड़ी की तफसीलात दी गई। कॉल खत्म हुई तो उन्होंने मोबाइल ऑफ कर दिया। बाएं कोहनी आर्म रेस्ट पर टिकाकर गर्दन घुमाकर उसे देखा। टांगे पेट से मिलाकर वो पूरी की पूरी शॉल में लिपटी हुई बैठी थी, बस मुंह बाहर निकाला हुआ था। खफा, फूल चुका चेहरा। वो मुस्कुराए। मीरा। उसने सारी तवज्जो शीशों के पार नजर आते हुए सड़क पर मरकूज कर ली, जहां ऊंचे पहाड़ तारीख में छुप चुके थे। बस काली सड़क नजर आती थी और उस पर पड़ती हुई हेडलाइट्स की रोशनी। आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? क्या करोगी? आपके सवालों के जवाब में खामोश रहूंगी। ठंड की वजह से शीशा धुंध में लिपट रहा था। उसी धुंध में लिपटे हुए शीशे पर उंगली कुछ लिख रही थी। मेरा मतलब है जिंदगी में आगे क्या करना है जाना। शीशे पर हरकत करती उंगलियां रुक गईं। कई पल वो मध्यम सांसें लेती हुई शीशे को देखती रही। मीरा, मीरा लिखा था उसने। ताया के साथ मामलात निपटा लूं फिर। उसकी खामोशी पर वो बेचैन हुए थे। दिल अंदेशों के जेर असर जोर से धड़का था। फिर इस्लामाबाद जाना है, कॉन्फ्रेंस है एक। मैं और किरण सर सैफ के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, वो प्रेजेंट करना है। उसके बाद फिर से वक्फा। वो मुंतजिर रहे। उसके बाद मैं नॉर्वे चली जाऊंगी। नॉर्वे? वो हैरान हुए। एक्सचेंज सेमेस्टर, 6 माह के लिए। अलमीरा अपना सर दरवाजे पर टिका चुकी थी। अमर उसके चेहरे को नहीं देख पाए थे। बाल राह में हायल हो गए। उसके बाद गर्दन में गलती उभर कर मालूम हुई थी। आप क्या पूछना चाह रहे हैं खाना? यही कि तुम्हारे प्लान में मैं कहाँ हूँ?
अनजाने में स्टीयरिंग व्हील पर गिरफ्त सख्त हुई थी। आप आपकी प्रमोशन हो जाएगी। एसएसपी के बाद आईजी, डीआईजी लग जाएंगे। कबीले के सरदार अमर खान और एबटाबाद के डीआईजी अमर खान ज्यादा। धीमी आवाज में कहकर चेहरा घुमाकर उन्हें देखा। वो लम्बी से सामने देख रहे थे। और तुम्हारी जिंदगी में आ तो गए हैं बिना मर्जी के, मजबूर होकर। उसकी नजरें उनके चेहरे पर थीं, जो उसके अल्फाज की तलखी पर सुर्ख पड़ा था। गर्दन में उभरती हुई मासूम होती गिल्टी एक जगह साकित हो गई। अपनी तरफ से कयास मत लगाया करो अलमीरा। मैं जान हथेली पर रखकर भी पेश कर दूं, तब भी वो तुम्हें मजबूरी लगेगी। काफी देर बाद वो मध्यम लहजे में कह रहे थे। लहजा सख्त हुआ था, न आवाज ऊंची। भी उसे लगा वो चीर दी गई। अदीना खाला निकाह से मना कर रही थी तो रुक जाते ना। फप्पो जब कह रही थी कि अलमीरा घर नहीं बसा सकती तो कर लेते ना दूसरी शादी। मैं इजाजत देकर गई थी खान। शहद रंग आंखों में सुर्खी उतरने लगी थी। वो उसे क्यों नहीं देख रहे थे? एक निगाही देखे तो। तुम लोगों को एक बात समझ क्यों नहीं आती कि अमर को जिससे शादी करनी थी वो कर चुका है। इतना गया गुजरा हूँ कि दिल में जगह हो ना हो घर में जगह दे दूं। और क्यों करूं मैं दूसरी शादी? तुम्हें भी तो तलाक का हक दे रखा है ना। नहीं बसाना घर तो खत्म क्यों नहीं कर देती ये रिश्ता? वो ना चाहते हुए भी तल्ख हो गए थे। स्टीयरिंग व्हील पर गिरफ्त सख्त हुई थी। कान की लो तक उनका लाल होता हुआ चेहरा अलमीरा का हलक खुश कर गया था। हम इस पर बात कर चुके हैं। ने खुश खोटों पर जबान फेर कर उन्हें तर्क किया। हम इस पर भी बात कर लेते हैं कि मेरी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की अलमीरा सुल्तान थी और वही आखिरी है। मुझे दूसरी शादी के नाम पर टॉर्चर करना बंद कर दो। मैं बेहद सरफिरा हूँ मीरा, बहुत बदलिहाज, बददिमाग और डोमिनेंट। मुझे झेलने वाला मादा बस तुम में है। इसीलिए ये ख्याल अपने जहन से निकाल दो कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल करने का सोचूंगा भी। लाला रुख, गुलबानो और लिली जैसी कई लड़कियां आपका ये मिजाज झेलने को तैयार है सरदार जी। दरवाजे से लगते हुए मुंह दूसरी तरफ करके वो ऊंची आवाज में खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाई थी। मुंह खपकी से फूल गया था। डोमिनेंट तो नहीं थे वो, सरफिरे भी नहीं थे, बददिमाग और बदलिहाज भी नहीं। फिर अपने लिए इतना बुरा क्यों बोल रहे थे? लेकिन मुझे उसी लड़की से गर्ज है जो मुझसे नफरत के दावे करते थकती नहीं है। मुझे सिर्फ मीरा चाहिए जिसकी नफरत भी मोहब्बत सी लगती है। आप डोमिनेंट नहीं है, सरफिरे भी नहीं है, बददिमाग भी नहीं है। आइंदा अपने लिए ऐसा कहा तो मार दूंगी मैं आपको। उसकी सुई वहीं अटक गई थी। वो कुछ भी और सुनने को तैयार नहीं थी। अमर ने गहरी सांस भरकर अपनी पेशानी को रगड़ा। तुम्हारे लिए मुझे किसी और का करना इतना आसान क्यों है? वो थक गए थे। बात आसानी की नहीं है। मुझसे आपके कजन्स बर्दाश्त नहीं होते थे। आपको लगता है मैं किसी और को आपकी बीवी का दर्जा खुशी से लेने दूंगी? बात आपकी है, आपकी जिंदगी की है। मेरे साथ रहेंगे तो खाली हाथ होंगे। कुछ भी नहीं है मेरे पास आपको देने के लिए। कुछ भी नहीं खाना। आवाज रुंध गई। एक उनका चेहरा वाज़ेह होता था, अब वो भी धुन में लिपट गया था। तुमसे तुम्हारे साथ के अलावा किसी चीज का तकाजा भी नहीं किया मैंने। नहीं दे सकती यार। मैं चाहती हूँ सब सॉर्ट आउट हो और मैं चली जाऊं आपकी जिंदगी से। इस बार इतना दूर जाऊं कि आप ढूंढ भी ना पाए। आप समझते क्यों नहीं हैं? वो झुंझलाई थी। मैं थक गई हूँ। मैं सबसे खुद से लड़ते लड़ते थक गई हूँ खाना। मुझे इन हालात से, उन लोगों से, खुद से यानी आपसे दूर जाना है। किसी ऐसी जगह जहाँ कोई मुझे ना जानता हो, जहाँ किसी को ये मालूम ना हो कि अलमीरा कर्स्ट विच है। मार देती है सबको, वो मनहूस है, खा जाती है सबकी खुशियाँ। खुश रहना डिजर्व नहीं करती। मैं दोस्त बनाना भी डिजर्व नहीं करती। बनाई थी ना एक दोस्त, बहुत भारी कीमत चुकाई है मैंने उसकी दोस्ती की। मोहब्बत भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी मोहब्बत हमेशा मौत लाती है। मुझ पर मोहब्बत की ख्वाहिश भी हराम है क्योंकि मुझसे मोहब्बत करने वाले हमेशा तकलीफ में रहते हैं। जानते तो हैं आप सब कुछ, क्यों अपने दुश्मन बने हुए हैं? सबसे ज्यादा आपका नुकसान किया है ना मैंने। फिर छोड़ क्यों नहीं देते मुझे मेरे हाल पर? हम साथ रहकर खुश रह सकते हैं लेकिन हम साथ नहीं रह सकते। एक बार, दो बार, बार बार मैं आपको मरते हुए नहीं देख सकती खाना। दोनों बार वजह तुम हरगिज नहीं थी। तुम्हें क्यों लगता है वो सब तुम्हारी वजह से हुआ था? वो उन्हें देख कर रह गई थी। वो गलत नहीं थी, वजह वही थी। उनकी तरफ जाना उसका फैसला था। बंदूक से निकलती गोली और गाड़ी को बहुत पीछे धकेलता सफेद ट्रक, दोनों पर नाम अलमीरा का ही था। बहुत सारा थूक हलक से नीचे उतार कर वो सामने देखने लगी थी। उसे मजीद उस पर उनसे कोई बात नहीं करनी थी। अमर ने तासुब से उसे देखा, जिसके जिस्म का सारा खून उसके चेहरे पर सिमटने लगा था। निस्ला लब दांतों से काटती वो विंड स्क्रीन के पार देखती रही थी। बिना देखे ही बता सकते थे कि शॉल में छिपे हुए हाथों को रगड़ती रही थी। मत करो।
वो चौंक कर उन्हें देखने लगी। क्या? लब आजाद हुए। ये जो होठ जख्मी करती हो मत करो। वो होठ काट रही थी। मैं इख्तियारी में खुद को भी मालूम नहीं था। इस्लामाबाद कब जाना है? फिलहाल तारीख नहीं बताई, शायद अगले हफ्ते या 10 दिन बाद। कैसे जाओगी? किसके साथ? सोच रही हूँ तारीख कंफर्म कर दें तो देव, वरना फैसल मोड्स मैं सीट बुक करवा लूँ। जाना तो अकेले ही है, यूनिवर्सिटी नहीं भेज रही। उसने झुककर डैशबोर्ड का निचला खाना खोला। कागजात का एक ढेर बरामद हुआ। वो खामोखाई उस ढेर को खंगालने लगी। ये को मॉडरेट कौन कर रहा है? कोई नहीं, होटल में रहूंगी। उन्होंने समझकर सर को जंबिश दी। कागजात कुछ गाड़ी के थे, कुछ ऐसे ही फजूल से थे जो यहीं घुसेड़ दिए गए थे। उसने सारे समेट कर वापस वहीं रख दिए। मीरा, तवज्जो फरमाए वाला मीरा। वो गर्दन तिरछी करके उन्हें देखने लगी। सोच रहा हूँ साथ चलते हैं, रुखसती के बाद हनीमून भी निपटा लेंगे। वो बेहद संजीदगी से उसे देख रहे थे। आपके काम का हर्ज नहीं होगा? मुझे कम से कम 3 दिन तो लगेंगे। मसला हुआ भी तो बराबर में है, इस्लामाबाद देख लूंगा। साथ चलने की कोई और वजह है ना? हनीमून पर जाने की बात जितनी संजीदगी से कर रहे थे, उसे यही लगा था और ठीक लगा था। तक कातिल बाहर था, वो उसे अकेले एबटाबाद से दूर नहीं भेजना चाहते थे। तुम्हें एतराज है? सवालिया निगाहें उस पर टिकी। जो दिल में आए करें। करनी तो उन्हें अपनी मर्जी ही थी। नाक सुखेड़ती वो वापस शीशे की तरफ मुंह कर बैठ गई थी। तवज्जो से ड्राइविंग करते हुए अमर ने नजरें तिरछी करके उसे देखा। एक तो पहले ही चबी फेस था, भरे भरे गाल थे, फिर मुंह फुलाकर बैठ जाती थी, बिल्कुल भालू लगती थी। वही भालू जिसे बैठे बैठे भूख लग जाती थी। फारिग बैठती थी तो नींद के झोंके आते थे। थोड़ी देर सीधी बैठती थी तो कमर दुखने लगती थी। टांगे आधे घंटे से ज्यादा लटकाए रखे तो पाँव सूज जाते थे। 4 कदम चलती थी और थक जाती थी। वो मभूम सा मुस्कुराते हुए वापस विंड स्क्रीन के पार सड़क की तरफ मुतवज्जा हो गए। भूख लगी है मुझे। थोड़ी देर में ही खफा सी आवाज गूंजी। खाना नहीं खाया था? खाया था, मगर दोपहर में। आपकी तरह जिन तो नहीं हो ना, बस नाश्ते पर सारा दिन चल सकूं। इंसान हूँ। भालू हो तुम, भालू, पांडा, जंगली बिल्ली, बीपी की मरीजा। तुम कुछ भी हो, इंसान नहीं। हाँ, उसे अपना कमरा याद आया था। कम अज कम वहाँ इतनी चीजें तो थी कि उठाकर उनके सर पर दे मारती। वो अपने कमरे में नहीं थी, तभी बस कुड़कर रह गई थी। इंसान कब इतने प्यारे होते हैं, वो दिल में सोच कर रह गए। जी, तो यहाँ करते हैं इस पार्ट का एंड। और इसमें इतना कुछ खास हुआ नहीं था। वही अलमीरा इनोसेंट साबित हो गई है, और अमर ने ही किडनैप किया था ईशल का भी। और डाइवर्स के जो पेपर का कहा था, तो वो इस सूरत में था कि अगर अलमीरा को जेल होती है तो। लेकिन अलमीरा को जेल नहीं होनी थी, इतना तो मुझे मालूम था। चलें खैर, अलमीरा को भी दिखाया था कि सब मालूम है कि जेल तो नहीं जाने देंगे, फिर भी ऐसा सोचने का कुछ तुक बनती नहीं थी। लेकिन खैर, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में। और कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट में कंप्लीट कर दूँ एपिसोड। देखते हैं कोशिश करके। चलें तो फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।